तो अब इस सेशन में आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। ठीक, तो इंदिरा गांधी सरकार की विदेश नीति क्या रही उसके ग्लिम्सेस आप आज इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी जी पीएम तब बनी जब शास्त्री जी का एक क्या हो गया, एक्सीडेंटल डिमाइज हो गया। ठीक है, उनकी डेथ हो गई, एक सडन डेथ हो गई। और डेथ कैसे हुई? व्हेन ही वाज इन ताशकंद टू साइन दी ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट डिक्लेरेशन जो साइन किया गया था, उसी के बाद इमीडिएट क्या हुआ था? हाँ, उनकी डेथ हो गई थी। और डिक्लेरेशन साइन करने क्यों गए थे? वॉर चल रही थी इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है ना। तो 1965 की वॉर चल रही थी, उसका ऑफिशियल सीज फायर करने के लिए, रोकने के लिए सोवियत ने, यूएसएसआर ने इनवाइट किया था पाकिस्तान के भी हेड को और इंडिया के भी हेड को। ठीक है, कि जॉइंटली आए, बातचीत करिए, उसके थ्रू इस लड़ाई को आप औपचारिक रूप से सुलझाइए, बायलैटरल टॉक्स के थ्रू इश्यूज़ को सॉल्व कराइए। ठीक है, तो वहीं ताशकंद में ही एक ड्यू टू सम कार्डियक अरेस्ट डेथ हो गई शास्त्री जी की, और उसके बाद देश की कमान जो है वो किसके हाथ में आ गई? इंदिरा गांधी के हाथ में आ गई। ठीक है, तो व्हेन इंदिरा गांधी टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, अब इंडिया की हालत उस समय क्या थी आप खुद सोचिए। देश जस्ट उससे एक साल पहले ही एक युद्ध से झेल रहा था, इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था 1965 का, उससे पहले इंडो चाइना वॉर हुआ था। ठीक है, तो बैक टू बैक वॉर्स जब देश पे लगातार देश में होते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था एकदम हिल जाती है, देश की फूड सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, खाद्य सुरक्षा। तो यही दिक्कत थी हमारे यहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डाउन हो चुका था, फूड क्रॉप्स हमारे पास ज़्यादा थी नहीं, फूड सिक्योरिटी के नाम पर देश अब नीचे आना शुरू हो गया था। ठीक है, तो एट द टाइम व्हेन मैडम गांधी टुक द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एट दैट टाइम द डोमेस्टिक एंड सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया वॉज नॉट टू जेंटल। ठीक है, देश के अंदर और देश के बाहर भी जो सुरक्षा थी वो देश की बहुत अच्छी उस समय नहीं थी, क्योंकि लगातार देश को जो हमारे पड़ोसी मुल्क से वो कोई ना कोई खतरा या थ्रेट पोज कर रहे थे। देश के अंदर की बात अगर हम करते हैं तो देश में क्या प्रॉब्लम चल रही थी? इंडिया फेस्ड फेमाइन एंड सीरियस फूड शॉर्टेजेस। ठीक है, शास्त्री जी के टाइम से ही जब वॉर चल रही तब से ही फूड शॉर्टेज होना हमारे यहाँ शुरू हो गई थी। फूड प्रोडक्शन तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था और उसकी वजह से काफ़ी जगह देश में अकाल भी पड़ना शुरू हो गया, हंगर की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, फेमाइन्स आने शुरू हो गए। अब ऐसे समय पे क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा अनाज को, फूड इंपोर्ट। ठीक है, द फूड इंपोर्ट एट दैट टाइम वर ऑल टाइम हाई। ठीक है, एंड दिस हैड पुट अ सीवियर बर्डन ऑन द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो जब देश में खाद्य सुरक्षा है नहीं, फूड सिक्योरिटी है नहीं, क्रॉप्स है नहीं, तो उस समय देश क्या करेगा? बाहर से इंपोर्ट करेगा। तो उस ज़माने में सबसे ज़्यादा जो फूड इंपोर्ट हुआ था वो इंडिया का उस समय 1965 के बाद ही हुआ था, और उसकी वजह से क्या हुआ? एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ना शुरू हो गया देश की अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि फूड कैसे आएगा? फॉरेन करेंसी से आएगा ना, विदेश मुद्रा से। तो विदेशी मुद्रा मतलब डॉलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ा, उसकी वजह से हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे, फॉरेक्स, वो कम होना शुरू हो गए। ठीक, सिक्योरिटी की बात अगर हम करें तो देश ने अभी हाल फिलहाल में ही कुछ समय पहले ही दो बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव वॉर्स, लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिससे बहुत खर्चा हुआ देश का, और लड़ाइयाँ किसके खिलाफ थी? अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, और लड़ाई ऐसा भी होगी ख़त्म हो चुकी है, अभी भी नए नए खतरे मंडरा रहे थे जो कहीं ना कहीं इंडिया की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी कहना उचित नहीं था कि लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी, लड़ाई अभी भी दोबारा कहीं भी कोई नया रूप ले सकती थी, और इंडिया अब उसके लिए कहीं ना कहीं शायद तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे पास फूड सिक्योरिटी भी नहीं थी, एनर्जी सिक्योरिटी अच्छी थी नहीं, और उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं डाउन होना शुरू हो गई थी। तो ऐसे समय में इंदिरा गांधी ने क्या फॉरेन पॉलिसी अपनाई, क्या क्या मिशंस किए, किन किन कंट्री का सपोर्ट लिया, किस कंट्री के साथ कैसे नीतियाँ अपनाई, किस कंट्री से दोस्ती करी, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो आपको पता ही है कि नेहरूवियन एरा में जो हमारी पॉलिसी थी वो कौन सी थी? नैम। ठीक है, हाँ, पंचशील, नैम, ये सब था। तो इंदिरा गांधी ने भी कहीं ना कहीं अपनी फॉरेन पॉलिसी में नैम को आगे रखा।
क्योंकि एनी हाउ ये पॉलिसी उनके फादर ने ही इन्वेंट किया था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी एम्बार्क्ड ऑन हर फॉरेन पॉलिसी मिशन बाय पेइंग अ विजिट टू इजिप्ट एंड यूगोस्लाविया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो कंट्रीज़ कौन है, ये फाउंडिंग मेंबर्स थी किसकी, नैम की, नॉन अलाइन मूवमेंट जो था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसमें इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, हाँ, घाना वगैरह, ये सब, इंडोनेशिया, ये सब क्या थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे। इन्होंने मिलकर ये मूवमेंट बनाया था। तो इसीलिए अपनी इस दोस्ती को, रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए नैम कंट्रीज़ के साथ मैडम गांधी ने क्या किया, इजिप्ट गई और यूगोस्लाविया गई, वहाँ के हेड से मीटिंग करी, ठीक। और नैम को एज ए टूल वहाँ पे इस्तेमाल किया था कि ये जस्ट टू एंश्योर कि यूगोस्लाविया और उसके साथ साथ जो इजिप्ट है वो हमारा दोस्त बन के साथ में रहे। उसके साथ साथ इंदिरा गांधी विजिट भी करी यूएसए, ये सोच कर कि अब नया प्राइम मिनिस्टर आया तो शायद यूएस हमारे साथ कुछ अच्छे बायलैटरल रिलेशंस रखना चाहेगा, ठीक है। और उनको लगा कि वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूएस भी और इंडिया भी, तो इस लेवल पे हम दोनों अच्छे बायलैटरल रिलेशंस रख सकते हैं। लेकिन ये रिलेशन बन नहीं पाया और ये जो विजिट थी ये सक्सेसफुल हो नहीं पाई। यूएस ने इस जो मीटिंग थी मैडम गांधी की वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ, वो बहुत अच्छी नहीं रह पाई और बायलैटरल रिलेशनशिप कोई अच्छा शुरू हो नहीं पाया इंडिया और यूएस में। मैडम गांधी के समय इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे। उस समय कहीं ना कहीं इंडिया सोवियत रिलेशंस अच्छे होना शुरू हुए। हाँ, मैडम गांधी के लेटर फेज़ में वो 2 बार पावर में आई हैं, एक बार इमरजेंसी से पहले, एक बार इमरजेंसी के बाद। तो लेटर फेज़ में उनके रिलेशंस यूएस से अच्छे होना शुरू हुए, लेकिन वो भी यूएस ने खुद अच्छे किए हमसे, हमने नहीं किया, ठीक है। क्यों, कैसे, क्या हुआ, अभी आगे देखते हैं। तो आपने प्रॉक्सी वॉर्स के बारे में देखा था, प्रॉक्सी वॉर्स याद आ रहा है? प्रॉक्सी वॉर्स वो युद्ध थे जो यूएसए और सोवियत आपस में लड़ते थे अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि अफगानिस्तान में, वियतनाम में, कोरिया में, क्यूबा में। और ये सब वॉर्स कब हो रही थी, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा, ठीक। और ये वॉर आपस में यूएसएसआर नहीं लड़ रहे थे, इनडायरेक्ट लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। किसी और कंट्री में किसी और पार्टी का या किसी और व्यक्ति का समर्थन देकर उसको सपोर्ट करके लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही वियतनाम में भी चल रहा था। वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा गया था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, ठीक है। मैंने बताया था आपको, शायद आपने देखा होगा वियतनाम वॉर्स में। तो वियतनाम 2 पार्ट में डिवाइड था। नॉर्थ में जो लीडर थे वो थे, उनका नाम था हो ची मिन, ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को। और वो कहीं ना कहीं सपोर्टर थे किसके, कम्युनिज्म के, सोवियत के। तो उन्होंने सोवियत मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना रखी थी। यहाँ पर साउथ वियतनाम में भी मैक्सिमम जो जनता थी देवर बुद्धिस्ट, लेकिन जो लीडर यहाँ पे था वो रोमन कैथोलिक था, क्रिश्चियन। और उसको लीडर किसने बनाया था, यूएस ने। तो यूएस ने अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट यहाँ साउथ ने बना दी। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी हो ची मिन, उसको पीछे सपोर्ट कौन कर रहा था, कहीं ना कहीं यूएसएसआर, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों फैक्शंस में लड़ाई होना शुरू हुई बाद में जाकर। लेकिन यहाँ के जो लोग थे साउथ वियतनाम के, वो खुद भी नहीं चाहते थे कि ये जो रोमन कैथोलिक रूलर है वो यहाँ रहे। वो भी इनकी तरह ही यहाँ पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाहते थे, जैसे चाइना में है या रशिया में है, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल वॉर होना भी शुरू हो गई। अब यूएस को 2 तरफ से खतरा होना शुरू हुआ। यूएस पैसा डबल खर्च कर रहा था यहाँ पर वॉर करने के लिए इनके खिलाफ भी, और यहाँ पे ये जो आपस में जो लोग यहाँ पे वॉर कर रहे थे, सिविल वॉर, जो गृह युद्ध छिड़ गया था, रिबेलियन जो लोग कर रहे थे, उसको भी सुलझाने के लिए। और जब यूएस को लगा कि कुछ हो नहीं पाएगा, यूएस ने क्या किया, विड्रॉ किया यहाँ से ट्रूप्स को, और फिर एक पीस ट्रीटी कराई। और बाद में पूरा वियतनाम इंटीग्रेट हो गया, नॉर्थ और साउथ मिलकर एक कॉमन वियतनाम बन गया, जो आज आप मैप में देखते हैं। पहले वियतनाम के भी 2 हिस्से थे, जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी है, ठीक है। लेकिन बाद में वियतनाम का इंटीग्रेशन हो गया, वो एक कंट्री हो गई, ठीक। लेकिन यहाँ पे वियतनाम में यूएसए ने बहुत सारी एट्रोसिटीज़ करी, पैसे के दम पे, पावर के दम पे, डॉलर इंपीरियलिज्म के नाम पे, जस्ट टू काउंटर कम्युनिज्म। यहाँ के लोगों के साथ बहुत सारा अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो अब इंडिया ने क्या किया, जब मैडम गांधी पावर में आई, मैडम गांधी जहाँ जहाँ जिस जिस फोरम में आती थी उस समय उन्होंने हर जगह यूएस को क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना की, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ यूएस इन वियतनाम, ठीक है। तो यूएसए तो मैडम जब
यूएस गई थी मिलने के लिए और ये मीटिंग अच्छी हो नहीं पाई जो मैंने बताया आपको। तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि मैंने बताई, क्यों? क्योंकि इसके पहले हर जगह क्या हो रहा था, इंडिया यूएस को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज ही कर रहा था। जो स्टेप यूएस ने कहाँ लिया था, वियतनाम में, ठीक है। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए स्पेंड इट्स पावर्स ऑफ परसुएशन इन म्यूटिंग इंडियन क्रिटिसिज्म। कहा कि जो लगातार आप हमारी आलोचना कर रहे हैं, आप इसे पहले म्यूट करिए, मतलब मत करिए, ठीक है। यूएस वियतनाम वॉर, जो लगातार यूएस वियतनाम में एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, उसको इंडिया बार बार क्रिटिसाइज कर रहा था। तो इंडिया को परसुएट करा, किसने? यूएस ने, कि हम आपको इस समय फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं, हम आपको फूड क्रॉप दे सकते हैं, लेकिन तभी एक ही शर्त पे, जब आप हमें क्रिटिसाइज़ करना बंद करें, हमारा साथ देना शुरू करें, हमारी पोजीशन के साथ रहें, और जो वियतनाम में जो भी हो रहा है उस स्थिति के बारे में आप म्यूट हो जाएं, क्रिटिसाइज़ हमें ना करें। तभी आपको क्या मिलेगा, फ्यूचर फूड शिपमेंट्स, मतलब तभी हम अपने कार्गो भर भर के अनाज आपके यहाँ भेजेंगे। लेकिन मैडम इंदिरा गांधी ने क्या किया, कहा कोई बात नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हम अपने एग्रीकल्चर को रिवाइव कर लेंगे, पुनः उसको वापस अच्छा कर लेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन टाइप की चीज़ दोबारा लेकर आ जाएंगे। तो इंदिरा गांधी जब वो विजिट करके आई यूएस से, और वहाँ पे उनकी डील अच्छी हो नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पे बोला गया कि पहले आप यूएस वियतनाम की पोजीशन पे शांत रहिए, तभी हम आपको फूड क्रॉप देंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। तो मैडम यहाँ पे आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है, इंडिया वुड नॉट रिमेन डिपेंडेंट अपॉन एनी फॉरेन कंट्री फॉर फूड सिक्योरिटी। हम सेल्फ रिलायंसी लेकर आएंगे, सेल्फ सफिशिएंसी लेके आएंगे, आत्मनिर्भरता लेके आएंगे, किसमें? फूड प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में। तो मैम ने टारगेट लिया कि आने वाले 5 साल में हमें क्या करना है, सेल्फ रिलायंट होना है फूड प्रोडक्शन में, और किसी बाहर की कंट्री से हमें फूड क्रॉप्स इंपोर्ट नहीं करना है, डिपेंडेंट हमें नहीं रहना, वरना इंडिया अपनी एक चीज़ खो बैठेगा, दैट इज़ कॉल्ड सॉवरेनिटी। क्योंकि अब हमें जो भी फैसला लेना होगा, जो स्टैंड लेना होगा, दूसरी कंट्री हमको इन्फ्लुएंस करेगा, सुनो खाना चाहिए तुमको, फूड क्रॉप्स चाहिए, तो हमारी आलोचना मत करना, हमारे अकॉर्डिंग ये काम करो, हमारे अकॉर्डिंग वो काम करो। इसका मतलब इंडिया अपने डिसीजंस खुल के नहीं ले पाता, और ये काम हम नहीं चाहते थे, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, शी एम्फसाइज्ड दैट इंडिया विश टू बी फ्रेंड्स विद ऑल द कंट्रीज बट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। उन्होंने कहा हमें दोस्ती सबसे करनी, लेकिन इक्वल रिलेशनशिप होना चाहिए, इंडिया को कहीं भी सबॉर्डिनेट फीलिंग नहीं आनी चाहिए, कहीं भी हमें आप सबड्यू या दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर दोस्त हैं, बायलैटरल रिलेशन रखना चाहते हैं इंडिया से, तो बराबर स्तर पे रखिए, समानता के अधिकार पे रखिए, इंडिया आपसे छोटा नहीं है। तो शी asserted दैट नो कंट्री कैन लुक टू इंडिया एज एन inferior स्टेट। कोई भी देश इंडिया को एक गरीब देश या एक दबा कुचला देश नहीं समझेगा। एंड इंडिया वुड कंडक्ट इट्स डिप्लोमेसी विद ऑल दी स्टेट्स ऑन इक्वल फुटिंग। और इंडिया अपनी मर्जी से अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करेगा और हर एक कंट्री के साथ डिप्लोमेसी मतलब बायलैटरल रिलेशनशिप रखेगा। और ये बेसिकली किससे बताया इन्होंने, इन दोनों को समझाते हुए कि समझ लो, हमें जिस कंट्री से जैसे रिश्ते रखने हैं, जिसके बारे में जो आलोचना करनी है, जिसको सपोर्ट करना है, जिसको क्रिटिसाइज करना है, हम करेंगे। और आप इंडिया को कोई भी एक अंडर डेवलप्ड, इन्फीरियर या कमज़ोर देश नहीं समझेंगे, हम आपके इक्वल हैं, वी आर एट पार विद यू। ये चीज़ किसने पिच करना शुरू किया, इंदिरा गांधी ने। अब इंदिरा गांधी थोड़ा एग्रेसिव मोड में आना शुरू हुई, उन्होंने हर जगह अब यूएस को पोक करना शुरू किया, यूएस की और आलोचना करना शुरू करी। इनफैक्ट इंदिरा गांधी नाउ बोल्डली क्रिटिसाइज, अभी तक तो सिर्फ क्रिटिसाइज करनी, नाउ शी यूज्ड बोल्ड क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द यूएस एट वेरियस नैम मीटिंग। जब जब नैम की मीटिंग, नॉन अलाइन मूवमेंट की मीटिंग होती थी, वहाँ पर हर मीटिंग में लगातार मैडम क्रिटिसाइज करती थी यूएस को, किस बारे में, वियतनाम को सेंटर में लेके, कि लगातार वियतनाम में यूएस जो एग्रेशन कर रहा है वो सही नहीं, यूएस को वहाँ से विड्रॉ करना चाहिए। और इसमें सपोर्ट किसको मिलना शुरू हो गया, इंडिया का, यूएसएसआर को, ठीक है। अब इसी बीच हमारे जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो रिवाइव हो गया, हमारी जो फूड क्रॉप पे डिपेंडेंसी थी फॉरेन कंट्री को कम हो गई, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, हमारी फूड क्रॉप्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, खाद्य सुरक्षा जो हमारी थी हमने वापस पा ली, फूड सिक्योरिटी वॉज अगेन अटेन्ड। लेकिन इससे पहले कि अब हम और तेज़ी से ग्रो कर पाते,
हाँ, एक और डेंजर हमारे ऊपर लूम करना शुरू हो गया और वो था ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, तो हाउएवर इट वाजंट लॉन्ग बिफोर इंडिया फेस्ड अनदर क्राइसिस इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बिड फॉर सेसेशन फ्रॉम यूनिटी ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पाकिस्तान इधर भी था, पाकिस्तान यहाँ भी था। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो था वो वेस्ट पाकिस्तान से बाद में सिसीड मतलब अलगाव, अलग होना चाहता था, सेपरेट होना चाहता था, सेपरेट कंट्री बनना चाहता था। क्यों होना चाहता था, क्या रीज़न था, क्या हुआ ऐसा, हाँ, उसके बारे में अब हम देखते हैं। और इसी बीच में इंडिया भी इस वॉर का एक पार्ट बन गया। वॉर मतलब फिर से खर्चा, फिर से चीज़ें। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ कि दोबारा हम एक वॉर लाइक सिचुएशन में और इनफैक्ट फुल फ्लेज वॉर में ही लॉन्च हो गए। बांग्लादेश क्राइसिस मतलब बांग्लादेश कैसे बना और उस समय ईस्ट पाकिस्तान में क्या चल रहा था। ठीक है, तो देखिए, व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया एंड पाकिस्तान दे हैड डिवाइडेड पाकिस्तान इनटू टू पार्ट्स, इनटू वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान या जिसको आप ईस्ट बंगाल भी कह सकते हैं। भाई हमारे पास वेस्ट बंगाल आया है ना, ईस्ट बंगाल कहाँ चला गया, ईस्ट पाकिस्तान को मिल गया था और बाद में वही बन गया क्या आज का बांग्लादेश। पहले बंगाल बहुत बड़ा था, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमको मिल गया, ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बन गया और वही ईस्ट पाकिस्तान बाद में क्या बन गया, बांग्लादेश। तो ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल वॉज अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया with the population consisting of mostly Bengali Muslims। तो यहाँ पे जो मुस्लिम्स थे दे वर बंगाली स्पीकिंग। ठीक है, उनका मदर टंग था वो क्या था, बंगाली था। ठीक है, और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो उर्दू स्पीकिंग था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा से ही एक स्टेप ब्रदर वाली फीलिंग आती थी, किससे, वेस्ट पाकिस्तान से। कभी भी ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान के लोग को अपना नहीं पाए और ना ही वेस्ट पाकिस्तान के लोग उनको अपना मान पाए। ठीक है, हमेशा वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अपना सुप्रीमेसी और उसको पकड़ के रखने में लगा रहता था। अब हुआ क्या कि वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज करना शुरू कर दिया, किसके ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। कहा कि आप अपनी बंगाली लैंग्वेज को छोड़िए और किसको अपनाइए, हाँ, और वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब मिनरल्स वगैरह हो गए, ठीक है, रिवर्स हो गई, मिनरल्स हो गई, फॉरेस्ट हो गए, सुंदरबन वाला एरिया पूरा वहाँ पर है। ठीक है, मैंग्रोव्स वगैरह हो गए। इस सब को वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज को लूट करना शुरू किया, प्लंडर करना शुरू किया। वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके वेस्ट पाकिस्तान में लाते थे और वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी बढ़ना शुरू हो गई और ईस्ट पाकिस्तान कहीं ना कहीं डाउन होना शुरू हो गया। तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये दिखा कि हमारा सामान हमारे यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करके वेस्ट पाकिस्तान ले जा रहे हैं, वहाँ के लोग समृद्ध हो रहे हैं, प्रॉस्परस हो रहे हैं, उनको जॉब मिल रही है, और आप उल्टा हमारे ही लैंग्वेज को भी हमसे छीन रहे हैं, हम पे एक दूसरी लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, वेस्ट पाकिस्तान का डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू ईस्ट पाकिस्तान तेज़ी से हो रहा था। तो दोनों ही जो पाकिस्तान थे उसमें असमानताएँ, इनइक्वालिटीज़ आना शुरू हो गई थी। तो ये जो लगातार वेस्ट पाकिस्तान निगलेक्ट कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान को, उसकी डिमांड्स को, उसके रिसोर्सेज को, इससे क्या हुआ, वहाँ पर एक प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, एक रिबेलियन का रूप होना शुरू हो गया। तो दिस नेगलेक्ट पेव द वे फॉर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, हु अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आवामी लीग चैम्पियन द कॉज ऑफ बंगाली नेशनलिज्म। तो ईस्ट बंगाल में एक मूवमेंट हुआ, एक आंदोलन हुआ, एक पार्टी बनी, उसका नाम था आवामी लीग। उसके हेड कौन बन गए, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, और इन्होंने बंगाली बोलने वाले मुस्लिम लोगों के को अपने फॉलोअर्स बनाए और ये उनके लीडर बन गए और कहा कि हम आपके राष्ट्रवाद के लिए, आपके नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो बात है वेस्ट पाकिस्तान से रखेंगे और सेपरेट इलेक्शंस करवाएंगे। ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस अलग होंगे, वेस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस अलग होंगे। वेस्ट पाकिस्तान के एक अलग से आप कह सकते हैं सो कॉल्ड मतलब लीडर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, और ईस्ट पाकिस्तान के अलग होना चाहिए। एक ऐसा थ्योरी यहाँ पे बताया गया। तो इसको जब प्रेशराइज किया गया ईस्ट पाकिस्तान द्वारा, तो कहीं ना कहीं वेस्ट पाकिस्तान इस बात को मान लिया और कहा ठीक है इलेक्शंस करवाते हैं अलग अलग। यही हुआ। इन दिसंबर 1970 elections took place in both east and west Pakistan, and as per the result, जब रिजल्ट आया तो ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग जीत गई। आवामी लीग मतलब इनकी पार्टी, हाँ,
तो एज पर द रिजल्ट शेख मुजीबुर रहमान ऑफ आवामी लीग वन द इलेक्शंस इन ईस्ट पाकिस्तान नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली मतलब वही पार्लियामेंट आप मान सकते हैं। तो जो ईस्ट पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन था वो कौन जीत गया? आवामी लीग जीत गई। और जो वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे कौन जीता? जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी वहाँ जीती। सुना होगा भुट्टो का नाम आपने, ठीक है ना। तो इनकी पार्टी कहाँ जीत गई? वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान की पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली का इलेक्शन किसने जीता? भुट्टो की पार्टी ने। और ईस्ट पाकिस्तान का इलेक्शन किसने जीत लिया? तो कायदे से इनको ईस्ट पाकिस्तान का हेड बनना चाहिए था, लेकिन भुट्टो साहब ने क्या किया? कहा देखो ऐसा है, इलेक्शन तो हो गया ठीक है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट क्या है? तो सब पाकिस्तानी, और मेन हेड है वेस्ट पाकिस्तान। मैं बन गया यहाँ का पीएम, तो मैं अपने अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल्स ईस्ट का भी लूँगा, और ईस्ट में कोई सेपरेट लीडर नहीं होगा, मैं ही काम करूँगा वहाँ पे, और मेरे ही लोग वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएंगे। तो भुट्टो ट्राइंग टू मिटिगेट हिज पार्टीज लॉस इन ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि भुट्टो की पार्टी तो ईस्ट पाकिस्तान से लड़ी थी, वेस्ट पाकिस्तान से भी लड़ी थी, वेस्ट में जीत गई पर ईस्ट में हार गई। तो इस हार को कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया? ही बिगैन टू इनिशिएट अ न्यू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, एक नया सिद्धांत दिया जनतंत्र के नाम पे। एंड ही बिगैन टू एजर्ट दैट एज पर दिस प्रिंसिपल बोथ वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान एट बीइंग एट पार विद ईच अदर, वेस्ट हैज एन इक्वल राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द ईस्ट। तो एक सिद्धांत इन्होंने सामने लॉन्च किया और कहा देखिए ऐसा है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान एट पार हैं, एक ही कंट्री का पार्ट है, और वेस्ट पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट होगी वो ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिसीज़ बना सकती है, ईस्ट पाकिस्तान को गवर्न कर सकती है। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ? वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया? ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था उसको नल एंड वर्ड बोल दिया, और ईस्ट पाकिस्तान ने मार्शल लॉ, आर्मी रूल लगा दिया, एक तरह से कह सकते हैं। अपनी आर्मी, वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी, उर्दू भाषी आर्मी को कूच करने के लिए भेज दिया कहाँ पर? ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान ने देयरफॉर इट इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन ईस्ट पाकिस्तान, आर्मी भेज दी, मतलब बेसिकली कूप हो गया एक तरह से ईस्ट पाकिस्तान का, ठीक है। और अरेस्ट कर लिया गया किसको? इन्हीं को, मुजीबुर रहमान को। एंड अ मैसिव क्रैकडाउन इन द रीजन, और जो जो लोग प्रोटेस्ट में इनका साथ देते उन सबको मारा पीटा गया, उनको भी भगा दिया गया, कई लोग को अरेस्ट कर लिया गया, मतलब उस रिबेलियन को दबा दिया गया आर्मी का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा लीडर जो कि सो कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान का हेड बनने वाला था उसको अरेस्ट कर लिया गया, इससे एक इंटरनल क्राइसिस शुरू हो गया कहाँ पे? ईस्ट पाकिस्तान में। और जो आर्मी वेस्ट पाकिस्तान की गई थी उसने ईस्ट पाकिस्तान में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कत्लेआम करना शुरू कर दिया, मास जिनोसाइड करना शुरू कर दिया, बहुत लाख लोगों को काट के मार फेंक के दे दिया गया, किसी की आंखें वहाँ पड़ी, किसी के हाथ उंगलियाँ वहाँ पड़ी, किसी के बॉडी पार्ट्स इधर उधर पड़े, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? कई सारे ईस्ट पाकिस्तानी अपनी सेफ्टी के लिए भागकर इंडिया आना शुरू हुए। जो हम लोग कहते हैं ना बांग्लादेशी लोग आके नॉर्थ ईस्ट में सेटल हो गए, क्यों आए थे? रीज़न यही था कि वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो कत्लेआम कर रही थी, जिनोसाइड कर रही थी, और अपनी जान बचाने के लिए कई सारे लोग मास मूवमेंट करके बांग्लादेश या सो कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आना शुरू हो गए। अब सोचिए जब लोग इंडिया में आना शुरू होंगे तो आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते हम क्या करेंगे? उनको शरण दे देंगे, रेफ्यूजी बना देंगे उनको, एसाइलम। लेकिन बेटा खाना पीना जगह कहाँ से देंगे? हमारे पास जो अभी थोड़ी बहुत फूड सिक्योरिटी आई थी, अब वो पूरी फूड सिक्योरिटी कहाँ खर्च हो रही थी? इन रेफ्यूजीज़ को खाना खिलाने में, उनको जगह देने में। अब इससे मैडम इंदिरा गांधी को और प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, क्योंकि उनको देश को मैनेज करना था, उनके पास एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आ गई थी, और उस पॉपुलेशन को टेक केयर करने की लाइबिलिटी मैडम के पास नहीं थी, फिर भी वो कर रही थी। लेकिन उनको इसका एक फुल फ्लैश सोल्यूशन कहीं ना कहीं अब दिखना शुरू हो गया, ठीक है। इंडिया बिगैन टू बिल्ड इंटरनेशनल प्रेशर ऑन वेस्ट पाकिस्तान। तो अलग अलग फोरम्स, अलग अलग डायलॉग्स के थ्रू, अलग अलग मीटिंग्स के थ्रू हमने वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया। क्या प्रेशर? कि वो रोक दे सप्रेशन करना और वापस डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे आ जाए। अगर इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन के रिजल्ट को फॉलो करिए और जो व्यक्ति जीता है उसको हेड बना दीजिए, ठीक है। लेकिन यूएसए इस सब समय चुपचाप शांत बैठा था, न्यूट्रल था। इंटरनेशनल मीडिया लगातार हाईलाइट कर रही थी कि क्या क्या एट्रोसिटीज़ हो रही ईस्ट में, क्या क्या अपराध कर रही है पाकिस्तान की आर्मी वहाँ के लोगों के साथ, वो सब इंटरनेशनल मीडिया में, पेपर्स में आ रहा था। लेकिन यूएसए ने एक शब्द भी उस समय नहीं बोला, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट ही किया, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने भी पेशेंस दिखाया,
ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो showed some patience and traced cautiously to make world powers aware of the real situation of East Pakistan. हम भी शांत थे, लेकिन अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू, अलग अलग फोरम्स के थ्रू हमने पाकिस्तान को कंडेम किया और कहा कि ये सिचुएशन वहाँ पर आ रही है, और वर्ल्ड में इस पिक्चर को दिखाना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम सब किस पे आना शुरू हो गई? उल्टा हमारे ऊपर, क्योंकि बर्डन किस पे आ रहा था? जो रेफ्यूजीज आ रहे थे वो यूएस नहीं जा रहे थे, वो सोवियत नहीं जा रहे थे, वो यूके नहीं जा रहे थे, वो इंडिया आ रहे थे। और हमारे यहाँ ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बहुत समय से चल रही थी, हमने धीरे धीरे उसको सही किया था, तो अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ आना शुरू हो गई। तो इंडिया एक्सटेंडेड मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश। तो हमने कहा ठीक है, जो भी वहाँ के लीडर हैं मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी जो जीती है, उनका ये अधिकार बनता है बांग्लादेश को या ईस्ट पाकिस्तान को लीड करने का। तो हमसे जो हो सकेगा, मॉरल सपोर्ट देना होगा, मॉरल सपोर्ट देंगे, मटेरियल सपोर्ट देना होगा, मतलब पैसा, अनाज, सप्लाईज, आर्म्स, एम्यूनिशंस, वो भी दे सकते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया? इंडिया पे आरोप लगाया कि इंडिया एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, एक चाल चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्या करने के लिए? पाकिस्तान को ब्रेक करने के लिए। दो पार्ट में तो वैसी ब्रेक था, ईस्ट अलग वेस्ट अलग ही था, लेकिन फिर भी हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया कि ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है कौन? इंडिया, ठीक है। और अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान किसने? यूएस ने भी और चाइना ने। कहाँ सही बात है? इंडिया भाई क्यों इंटरवीन कर रहा है वहाँ पर? एक देश का आंतरिक मैटर है, देश का आंतरिक मैटर था, लेकिन जब वहाँ के लोग इंडिया में आना शुरू हो गए तो अब वो हमारे देश का मैटर बन गया। और वो यूएस जो उस समय शांत था, अब वो यूएस सपोर्ट लेना शुरू कर दिया किसका? पाकिस्तान का। और चाइना भी यहाँ स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। क्यों पाकिस्तान का सपोर्ट चाइना क्यों कर रहा था? क्योंकि बस अभी कुछ साल पहले ही इंडो चाइना वॉर हुई थी, तो वैसे ही हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे चाइना के साथ, ठीक है। अब इस खतरे को कि ऐसा ना हो कल को चाइना और यूएसए हम पे दबाव बनाएं, मैडम गांधी ने एक अच्छा काम किया। इंडिया साइंड अ 20 ईयर्स इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। 20 साल की एक हमने संधि कर ली, एक पीस ट्रीटी साइन कर ली। किसके साथ? सोवियत के साथ। एक फ्रेंडशिप ट्रीटी कि इन 20 सालों में इंडिया और सोवियत आपस में कोऑपरेशन के थ्रू एक दूसरे का साथ देंगे, इवन इन केस ऑफ वॉर, अगर लड़ाई भी होती है तो एक दूसरे का समर्थन करेंगे हर तरीके से, ठीक। और कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हो, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी हो, इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस हो, हर चीज़ में कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा पैक्ट हमने मैडम गांधी ने साइन कर लिया, किसके साथ? सोवियत के साथ। तो यहाँ पे अब साफ साफ दिख गया कि इंडिया अब अलाइन होना शुरू हो गया, किसके साथ? सोवियत के साथ। तो जो नॉन अलाइंड हम थे स्टार्टिंग से, लेकिन अब हमें मजबूरी में अलाइन होना पड़ा, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ हमारे अगेंस्ट आना शुरू हो रही थी, ठीक। अब इससे क्या हुआ? ये जो ट्रीटी हमने साइन कर ली, द ट्रीटी प्रोवाइडेड फॉर इमीडिएट म्यूचुअल कंसल्टेशंस एंड अप्रोप्रिएट effective measures in case of either country being subjected to a military threat। उस संधि में साफ साफ लिखा था कि अगर किसी भी कंट्री पे, चाहे इंडिया पे चाहे सोवियत पे, क्या हो, कोई भी थ्रेट, जैसे कि एक्सटर्नल थ्रेट, कोई खतरा मंडरा रहा हो या वॉर सिचुएशन होने वाली हो, तो दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन करेंगी कि क्या करना चाहिए, हेल्प करेंगी और कोऑपरेट भी करेंगी इफेक्टिव तरीके से। इफेक्टिव मेजर्स लेंगी, मतलब अगर हथियार भेजना हो तो हथियार भेजेंगी, आर्मी भेजना हो तो आर्मी भेजेंगी, जंगी जहाज़ की भेड़े भेजने हैं तो वो भी भेजेंगी, हर तरह सपोर्ट करेंगी। और ये किया भी, रशिया ने ये काम किया हमारे साथ। तो जैसे ही हमने ये ट्रीटी साइन करी, सीधे एक वार्निंग सिग्नल चला गया, किसको? यूएस को, चाइना को, कि इंडिया को अब छेड़ना मतलब किसको छेड़ना है? सोवियत को छेड़ना। और सोवियत को सामने सामने यूएस को समय छेड़ नहीं रहा था, प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू सिर्फ काम हो रहा था। तो दिस सर्व द पर्पस ऑफ वार्निंग द वाशिंगटन मतलब यूएस, टू नॉट टू परस्यू एनी मिलिट्री डिज़ाइन अगेंस्ट इंडिया। कि इंडिया के अगेंस्ट अगर आप कोई मिलिट्री स्टेप लेंगे तो इंडिया के सपोर्ट में कौन खड़ा है? सीधे सीधे सोवियत, ठीक है। तो यूएस अब कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हुआ, लेकिन लगातार जो एक इन्फ्लक्स बना हुआ था, लगातार रेफ्यूजीज आ रहे थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान का आर्मी रूल लगातार कत्लेआम कर रहा था। अब हुआ क्या? फाइनली जब हमने वहाँ के लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, कहा ठीक है जाइए आप अपने देश में आज़ादी पाइए, हम आपको ट्रेन करते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन करते हैं, हथियारों में ट्रेन करते हैं। इधर से पाकिस्तान ने क्या किया? दिसंबर 1971 में पाकिस्तान रिजॉर्टेड टू अ प्रिएंटिव स्ट्राइक ऑन इंडियन एयरफोर्स एयरप्लेन्स।
हमारे एयर बेस पे हमारे एयरप्लेन पर उसने अटैक करना शुरू कर दिया 1971 में। और जैसे ही अटैक इनिशिएट किया किसने, पाकिस्तान ने, सीधे हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया एज एन अटैक ऑन इंडियन सॉवरेनिटी, और नाउ वी डिसाइडेड टू रिटेलिएट। और हमने कहा ठीक है, जंग आपने छेड़ी, हमने छेड़ी नहीं, अब नाउ वी विल रिटेलिएट। ठीक है, अचानक से क्या शुरू होगी फिर से वॉर, वो वॉर जो इंडिया पाकिस्तान में 1965 में ख़त्म हो गई थी, ताशकंद डिक्लेरेशन के बाद दोबारा एक वॉर इंडिया पाकिस्तान में शुरू हो गई मात्र 5-6 साल के अंदर ही। ठीक है, इंडियन आर्मी ने क्या किया, ढाका को तीनों साइड से घेर लिया, बे ऑफ बंगाल की तरफ से घेर लिया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से घेर लिया और वेस्ट बंगाल की तरफ से घेर लिया, मतलब बांग्लादेश को तीनों तरफ से घेर लिया गया। और इसके साथ साथ वहाँ पे लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, उनको हमने एक झटके में क्या करवा दिया, सरेंडर करवा दिया। ठीक है, यूएसए ने फटाफट पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए एक न्यूक्लियर आर्म्ड यूएसएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर समझते हो, एक बड़ी सी शिप, ठीक है ना, हाँ, विच कैन कैरी एयरक्राफ्ट। ठीक है, जंगी जहाज के बेड़े भेजना शुरू कर दिया किसने, यूएस ने। उसका नाम था यूएसएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर। कहाँ भेज दिया, सीधे बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर, यहाँ से ठीक है हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि बे ऑफ बंगाल तक पहुँच पाता अच्छे से, जो हमारी इंडो सोवियत ट्रीटी साइन हुई थी, तो सोवियत ने क्या किया, सोवियत ने रेस्ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो जो हमने ट्रीटी साइन कर रखी थी किसके साथ, सोवियत के साथ, वो अब काम आई। और सोवियत ने यहाँ पे यूएसएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर जो आ रहा था उसको बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया, क्योंकि उस समय सोवियत के भी कई सारे ऐसे शिप्स कहाँ थे, पैसिफिक ओशन में थे, ठीक है ना, यहाँ पे थे, और उनको कहाँ घुमा दिया उसने, बे ऑफ बंगाल की तरफ, और वहीं रास्ते में रोक दिया, कहा तुम नहीं बैठो, कहाँ जा रहे हो उधर, ठीक है ना, दो कंट्रीज का लड़ाई चल रहा है, यूएसए क्यों कूदने जा रहे हो तुम, बैठो इधर, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हुआ, मतलब यूएसए चाह कर भी हेल्प नहीं कर पाया किसकी, सोचिए, न्यूक्लियर आर्म्ड था ये मिसाइल, अगर छोड़ दिया जाता तो इंडिया पर सीधे न्यूक्लियर अटैक हो जाता। किसने रोका, किसने बचा लिया हमको, सोवियत ने। और उस समय तक इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। यहीं से एक बात समझ में आ गई हमको कि हमारे पास भी क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर, जस्ट एज अ डिटरेंस। ये नहीं कि हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये डर दूसरे के पास भी होगा, तुम मारोगे तो छोड़ेंगे हम भी नहीं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियर डिटरेंस होना चाहिए, ये बाद में मैडम ने रियलाइज़ किया, और अभी आप आगे देखेंगे मैडम ने न्यूक्लियर टेस्टिंग भी करवाई। पोखरण 2 बार हुआ है, पार्ट 1 मैडम ने करवाया था। तो यही हुआ कि पाकिस्तान को हरा दिया गया, उसकी पूरी आर्मी को सरेंडर करा दिया गया, और जो शेख मुजीबुर रहमान बंदी बना लिए गए थे उनको रिहा कराया गया, और उनको पूरी ईस्ट पाकिस्तान की कमान सौंप दी गई, और एक नया देश रिकॉग्नाइज किया गया, उसका नाम क्या रख दिया गया, बांग्लादेश, बांग्ला भाषी बोलने वाले बांग्लादेश, ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान वॉज हैंडेड ओवर द पावर, फाइनली पावर ईस्ट पाकिस्तान के इनके हाथ में आ गई, और बांग्लादेश जैसा एक देश बन गया। विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री, इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल सीज फायर। तो जैसे ही हमने
शेख मुजीबुर रहमान को पावर दिलाई और कहा कि अब ये एक नया मुल्क है, इसका नाम बांग्लादेश है और इसके हेड कौन है, शेख मुजीबुर रहमान है। हमने खुद ही अपनी तरफ से क्या करवा दिया, सीज़ फायर, युद्ध विराम का, युद्ध खत्म। और उसी के साथ साथ हमने एक सरेंडर लेटर साइन करवा दिया इतने सारे सोल्जर्स के हेड से, जो भी कमांडिंग ऑफिसर उनके वहाँ थे। ठीक है, तो जब ये लड़ाई ख़त्म हुई उसके बाद एक संधि, एक ऑफिशियल ट्रीटी मैडम ने साइन करी, आपने नाम सुना होगा, शिमला डिक्लेरेशन। ठीक है, तो लेटर द साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड यही जुल्फिकार अली भुट्टो, याद आया, ये वेस्ट में इलेक्शन जीते थे और इन्होंने ही मार्शल लॉ लगवाया था ईस्ट में। तो यही अब कहाँ आए, हमारे यहाँ इंडिया में आए, शिमला में, और इंदिरा गांधी और इन्होंने क्या किया, 3 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट साइन किया। और यहाँ पे हमने अब ऑफिशियली औपचारिक रूप से क्या डिक्लेयर किया कि अब हमारे बीच में क्या है, पीस है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान जो कि वॉर में थे, नाउ वो वॉर अब ख़त्म हो चुकी है ऑफिशियली, और अब वापस हमारे में क्या हो चुका है, पीस। ठीक, तो शिमला डिक्लेरेशन क्या था उसके बारे में देखते हैं। 1972 इंडिया में शिमला में ये डिक्लेरेशन साइन कराया गया। यहाँ पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कौन, भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो यहाँ पर आए और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आपने जो इतने सारे POW कर रखे हैं अपने पास, कौन है ये, हाँ, तो उनको रिलीज़ करिए। वो 93,000 जो सोल्जर्स हमारे हैं उनको रिलीज़ करिए, और उसके साथ साथ जो आपने टेरिटरी हमारी हथिया ली है वेस्ट पाकिस्तान की भी, क्योंकि जब लड़ाई हुई तो इंडिया ने दोनों तरफ लड़ाई करी, वेस्ट पाकिस्तान पे भी कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान पे भी किया। और वेस्ट पाकिस्तान का मतलब जो आज का पाकिस्तान से काफ़ी कुछ हिस्सा हमने एक्वायर कर लिया था, हमारे अंडर में आ गया था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको आप छोड़ दीजिए, हमारा जो हिस्सा था हमको वापस लौटा दीजिए। ठीक है, तो ऑन 1 जुलाई 1972 शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड अर्जिंग पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, और कहा कि जो कश्मीर का इशू हमारे बीच में रहता है बार बार, इसको हम कैसे सुलझाएंगे आगे जाकर, डायलॉग्स एंड नेगोशिएशन, मतलब डिप्लोमेसी से, कूटनीति से सुलझाएंगे, इसके लिए कोई युद्ध वॉर वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब साइन कहाँ करा लिए गए, शिमला एग्रीमेंट में। और इसी के साथ साथ जो बांग्लादेश आ गया, बन गया एक नई कंट्री बनकर, इट वॉज अ बिग ब्लो टू USA, क्योंकि USA चाहता था कि फुल फ्लैश पाकिस्तान उसको मिले, ताकि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके सोवियत को काउंटर किया जा सके। ईस्ट पाकिस्तान भी इक्वली इंपॉर्टेंट था किसके लिए, US के लिए। लेकिन अब ईस्ट पाकिस्तान पे ग्रिप US की नहीं रही, रीज़न वहाँ एक नई कंट्री बन गई, बांग्लादेश, जो स्टार्टिंग में काफ़ी प्रो इंडिया था, क्योंकि हमने उनको आज़ादी दिलाई थी। ठीक है, तो इससे एक बहुत बड़ा झटका लगा किसको, US को। और US के प्रेसिडेंट उस समय कौन थे, निक्सन। और वहाँ के उस समय जो NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो हमारे अजीत डोभाल हैं, उस समय जो वहाँ के एडवाइज़र थे, ही वॉज हेनरी किसिंगर। तो हेनरी किसिंगर और निक्सन, इनकी बिल्कुल इंदिरा गांधी से बनती नहीं थी, और ना इंदिरा गांधी की इनसे बनती थी। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका इनको लग गया, और अब इन्होंने माना कि ठीक है, अब साउथ एशिया में ग्राउंड रियलिटीज़ में कुछ चेंज हुए हैं, तो एक नई कंट्री बन के सामने आई है, अब हमें इसके साथ भी अलग से डिप्लोमेटिक संबंध रखने पड़ेंगे। तो बांग्लादेश को जो हमने आज़ाद करा दिया, और उसके साथ साथ इस मैटर को बहुत ही शांति से सुलझा दिया बाय शिमला एग्रीमेंट, इसकी सराहना पूरे वर्ल्ड ने करी। तो बांग्लादेश क्राइसिस रिजल्टेड इनटू इंक्रीजिंग इंदिरा गांधीज प्रेस्टीज बोथ एट द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एरिना। तो देश में भी और विदेश में भी इंदिरा गांधी को मान सम्मान और प्राप्त होना शुरू हुआ। ठीक है, ऑल्सो देयर वर मैनी पॉजिटिव आउटकम्स फ्रॉम दी वॉर फॉर इंडिया। लड़ाई से कुछ फ़ायदे हमारे हुए। फ़ायदे ये हुए कि पहली बार जो हमने इससे पहले 1962 में एक वॉर हारी थी, हाँ, तो जो कॉन्फिडेंस हमारा चला गया था, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो आत्मसम्मान और वो प्राइड, वो वापस हमने पा लिया। इंडिया रीगेन बैक इट्स प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट विच वॉज लॉस्ट ड्यूरिंग 1962। ठीक है, वॉर। तो वॉर जब ख़त्म हो गई तो इंडिया में उस समय तक ईस्ट पाकिस्तान, मतलब जो अब नया बांग्लादेश बन चुका था, हमारे पास लगभग 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ के आसपास क्या थे, रेफ्यूजीज़ थे, जो भागकर वहाँ से यहाँ आए थे। हमने इनको वापस घर भेजा, पर कई लोग यहीं रह गए। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम हमारे अब NRC में आती है।
Thus, a grave refugee problem straining India's resources was finally resolved. तो एक बहुत बड़ी रेफ्यूजी प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो आई थी, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेस स्ट्रेन हो रहे थे। रिसोर्सेस मतलब वही पानी, लैंड, खर्चा, पैसा, फूड, ये सब कुछ पे जो लगातार हमारे स्ट्रेस पड़ रहा था, मैडम गांधी ने एक वॉर करके उसको रिलीज़ कर दिया। ठीक है, और इसी के साथ साथ पूरे साउथ एशिया में इंडिया एक रीजनल पावर बन के सामने आना शुरू हो गया, और बाकी कंट्रीज़ के मन में भी इंडिया की रिस्पेक्ट और बढ़ गई। इंडियाज़ प्रेस्टीज एट द वर्ल्ड स्टेज रोज टू अ न्यू हाई एंड मॉरल बूस्टेड, और हमारा मॉरल जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह, प्राइड, वो बूस्ट होना शुरू हो गया। वन, ड्यू टू द वे इंडिया हैंडल द होल एपिसोड। प्राइड हमें, और ये जो हमें एक तरह से कह सकते हैं प्रेस्टीज जो हमारी बड़ी, वो दो तरीके से हमारा फ़ायदा हुआ है। पहला देखा गया कि हमने किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है, और दूसरा, हैंडल करने के बाद वापस से हमने पीस प्रोसेस अपनाना शुरू कर दिया। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कहाँ पर? खुद शिमला समझौते में, शिमला एग्रीमेंट में। ठीक है, लड़ाई भी हमने की, सुलझा भी हमने लिया, एग्रीमेंट करा के दे दिया सब कुछ। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट में इंदिरा गांधी के हाथ में समय बहुत पावर थी, चाहती तो पूरा पाकिस्तान जितना हथियार लिया था ले सकती थी। इनफैक्ट जितना पीओके हमारा लेके बैठे हैं, उससे ज़्यादा पाकिस्तान हमने उनका ले लिया था। चाहते तो पूरा ईस्ट पाकिस्तान भी अपने में मर्ज कर सकते थे। क्या था उस समय ईस्ट पाकिस्तान में? अगर इंडिया चाइना की तरह होता, जैसे चाइना ने तिब्बत को हथियार लिया, तो पूरा बांग्लादेश इस समय हमारा होता। ये फ्री कंट्री जो बन के बैठा है इस समय, ये नहीं होता बेटा। हैड इट बीन द केस कि इंडिया भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखता, किसकी तरह? चाइना। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमने उस देश को आज़ाद किया, लिबरेट किया, और उसे फ्री करके छोड़ दिया। अपने में उसको हमने एजिमुलेट नहीं किया, मिलाया नहीं। और वही काम हमने पाकिस्तान के साथ किया। पाकिस्तान का जितना हिस्सा हमने यहाँ पे कब्जा कर लिया था वॉर में, वापस दे दिया उसको, उसके सारे सोल्जर्स भी छोड़ के सब कुछ दे दिया। ठीक है, लेकिन ये सब करने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हमारे लिए करता रहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जनरॉसिटी भी कई बार आपको भारी पड़ सकती है। ठीक, इसीलिए कहावत एक है, स्पेयर द रॉड और स्पॉइल द चाइल्ड। सुना इसका मतलब कभी? क्या मतलब होता है? स्पेयर द रॉड और स्पॉइल द चाइल्ड। छोटा बच्चा जब शैतानी करता तो नहीं मम्मी इसको शंटियाँ लगाती, मारती हैं। क्यों मारती हैं? अगर नहीं मारेंगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, जब कोई बिगड़े तो उसको थोड़ा समझाना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ मैडम गांधी ने बिल्कुल वही काम किया जो उनके फादर ने किया था, नेहरू जी ने। बहुत ज़्यादा जनरस, उदारवाद होकर कई चीज़ों को उन्होंने जाने दिया हाथ से। ठीक है, और उसके तोहफे हमें कई कई बार मिलते रहते हैं, एज एंड वन कुछ अटैक्स हमारे ऊपर कभी भी हो जाते हैं। ठीक है, अब जब मैडम ने देखा कि वॉर के समय यूएस ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे यहाँ भेज दिया था जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन लोडेड थे, तो मैम को समझ में आया कि ठीक है, वार के लिए तो नहीं, बैटल के लिए नहीं, फिर भी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी होना चाहिए। भले उसका इस्तेमाल हम सिविल पर्पज़ से करें। सिविल पर्पज़ मतलब बिजली बनाने के लिए करें, एनर्जी के लिए करें, पीसफुल पर्पज़ से करें, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर होना चाहिए, इतना मैम जान लेंगे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने क्या कराना शुरू करा दिया? न्यूक्लियर टेस्ट, पोखरण वाला न्यूक्लियर टेस्ट कराना शुरू किया। USA faced another issue in 1974 when India tested a nuclear explosion. जैसे हमने अपना एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ट्राई किया, देखा कि न्यूक्लियर फिजन कैसे हमारा हो रहा है, तो उसी के बाद USA से हमारे जो तार वैसे ही ख़राब थे, वो और ख़राब हो गए। ठीक है, इट अंडरस्टूड, अब US जान गया कि इंडिया कैन नॉट बी टेकन लाइटली, अब आप इंडिया को हल्के में नहीं रख सकते, एंड दैट इंडिया हैज़ नाउ बिकम अ रीजनल पावर, और वो एक एशिया सब कॉन्टिनेंट में इंडिया एक पावरफुल कंट्री बन के सामने आ चुका है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस समय भी इंदिरा गांधी ने क्या चूज़ किया? इंदिरा गांधी हाउएवर चूज टू कीप न्यूक्लियर टेस्टिंग टू अ लेवल ऑफ पीसफुल यूज़ ओनली। कहा हम सिर्फ पीसफुल यूज़ के लिए करेंगे, हम इसको वेपन ग्रेड मिसाइल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे।
इसीलिए हम एक स्टेप फर्दर आके जाकर हमने अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर नहीं किया। इंदिरा गांधी ने उस समय 1974 में जब ये न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल करा लिया, तब भी उन्होंने इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन डिक्लेयर नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, हम बस न्यूक्लियर एनर्जी को चेक करना कि हम कैसे इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर पाएंगे फॉर एनर्जी पर्पस, फॉर क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कराए, विच आर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कंडक्टेड फॉर नॉन मिलिट्री पर्पस। कहा इसका हम इस्तेमाल लड़ाई में या वॉर में या मिलिट्री के लिए नहीं करेंगे, एनर्जी पर्पस के लिए कर रहे हैं, पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो मैडम चाहती तो उस समय हमें न्यूक्लियर स्टेट बनवा सकती थी। बहुत पावरफुल सिचुएशन उस समय इंडिया के हाथ में थी, सोवियत पूरा हमारे साथ में था, लेकिन उन्होंने नहीं करा। कहा ठीक है, बस हम टेस्ट कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं, और करके दिखा दिया। ठीक। और इसी के साथ साथ जब यूएस दोबारा हमसे घबराना शुरू हो गया, तो यूएस ने क्या किया, उसने देखा कि एशिया में एक कंट्री इंडिया है, उसने वापस से बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टॉर्ट कर दिया। याद आया बैलेंस ऑफ पावर? अब क्या करेगा? उस ज़माने में हाइफनेशन चलता था, हाइफनेशन याद आ रहा है, इंडिया हाइफन डैश पाकिस्तान। तो यूएस ने कहा अगर इंडिया पाकिस्तान को हम एज अ हाइफन कंट्री देख रहे हैं, तो अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बढ़ रहा है, तो इसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी संतुलन पावर का बराबर रह पाएगा। तो यूएस ने क्या किया, पीछे से पाकिस्तान को और आर्म्स एम्यूनेशन टेक्नोलॉजी देना शुरू किया, कहा तुम भी ग्रो करो। ठीक। इस बात को कहीं ना कहीं मैडम गांधी जान चुकी थी। इंडिया क्लियरली अंडरस्टूड दैट द रूट कॉज ऑफ रीजनल इम्बैलेंस ट्रबलिंग द साउथ एशिया was created by USA's supplying of arms to Pakistan, which wanted to attain parity with India. तो इंडिया समझ चुका था कि पाकिस्तान जो हमारे साथ बराबरी करना चाहता है, उसको बराबर बनाने के लिए पीछे सप्लाई कौन करता है उसको, आर्म्स, यूएस सप्लाई करता है। ठीक है। और इसकी वजह से बार बार साउथ एशिया में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। यूएस ने अगले अपने अकॉर्डिंग क्या बोला, कहा कि देखिए जैसे ही इंडिया ने टेस्ट करवा दिया, यूएसए ने कहा कि अब इंडिया ने बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टॉर्ट किया है, जबकि हमने साफ साफ कहा कि नहीं, हमने ये एक्सप्लोजन पीसफुल करवाए हैं, इसको मिलिट्री पर्पस से इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। लेकिन यूएस ने क्या किया, अनाउंस कर दिया एक आर्म्स पैकेज, एक इकोनॉमिक पैकेज, किसको, पाकिस्तान को, कि हम पाकिस्तान को इतने वेपन्स, इतने मिसाइल्स या इतने हेलीकॉप्टर्स जो भी है देंगे। और दे दिया उनको, क्या करने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर को वापस बनाए रखने के लिए। ठीक है। यूएसए एजर्टेड दैट 1974 न्यूक्लियर टेस्ट, ये जो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, यूएस ने कहा कि इसकी वजह से क्या हो गया, इट हैज़ डिस्टर्ब्ड द बैलेंस एंड नाउ द न्यू पावर स्ट्रक्चर फेवर्स इंडिया। और पावर इंडिया के हाथ में आ चुकी है, और इसकी वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिड्रेस एंड री मेंटेन द बैलेंस। बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अब हमको पावर देनी पड़ेगी, किसको और ज़्यादा, पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को और सारा पावर देना शुरू किया किसने, यूएसए ने। क्या देकर उसको, बाकी सारे आर्म्स, एम्यूनेशंस, वेपन्स, ये सब देना शुरू किया। और क्यों देना शुरू किया, क्योंकि जितना पाकिस्तान स्ट्रांग रहेगा उतना पाकिस्तान पे ग्रिप अच्छा रहेगा, किसका, यूएस का। क्योंकि यूएस ने पाकिस्तान, टर्की, इन सब का सियाटो सेंटो में टीटी साइन करवा रखा था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो यूएसए के नाटो ग्रुप जैसा कंट्री ही था, और पाकिस्तान की हेल्प से जो लगातार कम्युनिज्म बढ़ा था, कौन, सोवियत, उसको काउंटर करने के लिए यूएस ने क्या किया, पाकिस्तान में इस तरह का आर्म्स इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, पाकिस्तान को बड़े बड़े आर्म्स एम्यूनेशन देना शुरू किया, ताकि पाकिस्तान स्ट्रांग रहेगा तो पाकिस्तान की हेल्प से कम्युनिज्म को काउंटर यूएस कर पाएगा। तो वॉर तो हमने जीत ली और बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया, लेकिन वॉर कभी सस्ती नहीं होती है। ठीक है ना, खर्चे बहुत होते हैं उसमें। तो देवर सीवियर इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ 1971 वॉर। ठीक है। इंडिया अगेन स्लिप्ड इनटू क्राइसिस, हमारे यहाँ फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस आना शुरू हुई, महंगाई होना शुरू हुई, गरीबी आना शुरू हुई, और उसी के साथ साथ कुछ घटनाएं घटी देश में, जैसे कि आंतरिक आपातकाल, इंटरनल इमरजेंसी,
इसके बारे में जानते हो कुछ? मैडम गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, याद आया? 1975 में बाद एक हाई कोर्ट जजमेंट आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट, और उसी के बाद मैडम ने क्या लगा दिया था? इंटरनल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी देखिए दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी और एक होती है इंटरनल इमरजेंसी। बाहरी आपातकाल और आंतरिक आपातकाल, एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी। इनको डील करने के लिए हमारे पास आर्टिकल नंबर 352 है, 352। एक्सटर्नल इमरजेंसी तब होती है जब किसी देश को बाहर से कहीं खतरा हो, ठीक है ना, मतलब वॉर हो, एक्सटर्नल वॉर हो कहीं। और इंटरनल इमरजेंसी मतलब जो खतरा हो देश के अंदर ही हो, कोई इंटरनल म्यूटिनी, रिवॉल्ट, रिबेलियन चल रहा हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये क्लॉज है आर्टिकल 352 में, इनफैक्ट था, अब नहीं है, और एक वर्ड लिखा हुआ है कि अगर देश में कभी ये हो इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो इसके आधार पर देश में क्या लगाई जा सकती है? इंटरनल इमरजेंसी। अब ये क्लॉज नहीं है, इसको हटा दिया गया। तो मैडम ने क्या किया? इस इंटरनल डिस्टर्बेंस का क्लॉज का इस्तेमाल किया और देश में क्या लगा दिया? इंटरनल इमरजेंसी। देश में इमरजेंसी बहुत समय से लगी हुई थी, इनफैक्ट कौन सी वाली? एक्सटर्नल, क्योंकि वॉर चल रहा था ना हमारे यहाँ। तो जब जब देश में वॉर होगा, हमारे यहाँ हुआ है ना वॉर, पाकिस्तान से हुआ है, इंडो चाइना वॉर हुआ है, फिर ईस्ट पाकिस्तान वॉर हुआ है, तो जब जब वॉर होगा तब तब देश में क्या लगेगा? एक्सटर्नल इमरजेंसी। लेकिन वो भी क्या है? एक नेशनल इमरजेंसी ही है। तो ऑलरेडी एक्सटर्नल इमरजेंसी था, लेकिन मैम ने बाद में और क्या लगा दिया? इंटरनल इमरजेंसी भी लगा देगा, ये भी लो। और रीज़न क्या दे दिया कि देश में क्या चल रहा है? इंटरनल डिस्टर्बेंस। और डिस्टर्बेंस क्या था वो भी सुन लो। जिस सीट से मैडम लड़ती थी, कौन सीट से? हैं? सीट पार्टी है कांग्रेस, हैं? याद है? आप लोगों ने सुना होगा एक राजनारायण केस, सुना है क्या? हाँ, नाम सुना है? नाम इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। जिसने पॉलिटी पढ़ी है वो तो बताएगा। हाँ, क्या है? नाम सुना है? अच्छा, चलो। तो देखिए तब की बात है जब इलेक्शन कैंपेन के समय इलेक्शन चल रहा था, और उसी सेम सीट से इंदिरा गांधी भी लड़ रही थी, कंटेस्ट कर रही थी, और उनके अगेंस्ट कौन खड़े थे? एक कैंडिडेट राजनारायण इलेक्शन के बाद हार गए, इंदिरा गांधी उस सीट से जीत गई। जीतने के बाद क्या बन गई वो? ठीक है, रायबरेली सीट से एमपी बन गई कौन? इंदिरा गांधी। लेकिन कुछ समय बाद ही आप कह सकते हैं इस मैटर को एक बना दिया गया इलेक्शन डिस्प्यूट, ठीक है। और इलेक्शन डिस्प्यूट जब भी होगा, अगर एमपी एमएलए इलेक्शन डिस्प्यूट्स कभी भी होते हैं, मतलब जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में कभी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए, चुनावी विवाद हो जाए, इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको सुलझाने का अधिकार किसके हाथ में होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हाथ में होता है। वो हाई कोर्ट जिसके हाथ में अथॉरिटी होगी, जुरिसडिक्शन होगी उस क्षेत्र की। डिपेंड करता है कि इलेक्शन डिस्प्यूट जो है वो कौन से क्षेत्र से हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी किस स्टेट के अंदर में आती है, और उस स्टेट का कमांड किस हाई कोर्ट के पास है। तो मैडम जिस सीट से लड़ी थी वो यूपी के अंदर में आता है, और यूपी का हाई कोर्ट कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो राजनारायण ने क्या किया? इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लॉन्च कर दिया इनके अगेंस्ट, और कहा कि मैडम ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अनफेयर तरीके से इलेक्शन जीता है। पूछा कि कैसा, क्या अनफेयर किया? तो अनफेयर के नाम पे क्या, मैडम ने गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया, बहुत बड़ा स्टेज बना दिया, पैसा और अपना जो गवर्नमेंट का फंड है और जो गवर्नमेंट का इक्विपमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, मशीनरी है, गाड़ी है, उसके थ्रू
अपनी बड़ी बड़ी रैलियां करी, जो मंच पे बात करना था मैं आके, वहाँ पे मैडम ने इतना बड़ा मंच अपना बनवा दिया कि मेरा मंच दिख ही नहीं रहा था। मुझे प्रॉपर कैंपेन करने का मौका मिला ही नहीं, लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का मौका मिला ही नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहा जाता है, उसका उल्लंघन हो गया, ये बोला गया। तो कोर्ट केस कहाँ पहुँचा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब केस जब पहुँचा तो ऑब्वियस बात है तुरंत रिजल्ट आएगा नहीं। रिजल्ट आते आते 1975 हो गया, ठीक है। और जब रिजल्ट आया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ये बात सही है। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि मैडम ने पावर का इस्तेमाल करके अनफेयर तरीके से इलेक्शन जीता है, इसीलिए मैडम को अपनी एमपी पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो अभी हाल में ही बहुत बड़ी वॉर जिता चुकी हैं देश को, और जिनके गुणगान हर जगह हो रहे हैं। लेकिन वो पीएम जब बनी थी उस सीट से, तो वो सीट अपने आप अब डिस्प्यूट में आ चुकी थी। लेकिन कोर्ट केस पीछे चल रहा था और मैडम इधर लड़ाइयाँ लड़ रही थी। कौन सी लड़ाइयाँ? ये बांग्लादेश वाली। और उसके बाद भी काफ़ी समय निकल चुका था। लेकिन उसके बाद 1975 में हाई कोर्ट जजमेंट आया, उसने कहा कि नहीं मैडम आपको अपनी सीट खाली करनी चाहिए, आप गलत तरीके से सीट जीती थी और आप पीएम बनी। तो फटाक से इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के मैडम ने केस कहाँ ले गई? सुप्रीम कोर्ट। और इस बीच अपोजिशन को एक मौका मिल गया इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो भी जनता पार्टी, जनता दल वगैरह थी। कहा मैडम सीट छोड़िए अपनी, पीएम पद से इस्तीफा दीजिए। तो मैडम के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। अपोजिशन पार्टी के जितने भी नेता लोग थे वो सब सड़क पे आना शुरू हो गए, इनके खिलाफ कह सकते हैं प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। और सुप्रीम कोर्ट ने मैडम ने अपना केस ले गई थी। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने मैडम ने अच्छा काम किया। अच्छा काम कहिए, कौन सा काम कहिए? सीजेआई अपने अकॉर्डिंग बना दिया, ठीक है ना। उस ज़माने में क्या था कि जो भी सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होता था वही क्या बनता था? हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैडम ने क्या किया, एक जज जो 4th नंबर पे था, उससे ऊपर 3 जज और थे, उन तीनों को बाईपास करा के मैडम ने इस जज को बनवा दिया क्या? सीजेआई, क्योंकि ये मैडम के लिए लॉयल थे थोड़ा। हाँ बेटा, हाँ। तो ऐसा कर दिया, ब्लैक डे इन जुडिशरी को बोला जाता है, ऐसा कर दिया इन्होंने। तो अब उस समय मैम के खिलाफ कोई खास कुछ कर नहीं पाया था। सीजेआई भी कौन थे? मैडम के ही अपने वाले हो गए थे, उन्हीं के पास केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने क्या किया, ठीक है एक काम करते हैं, मैडम पीएम बनी रहेंगी, उनको सीट छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि अगर ऐसा है कि इलेक्शन डिस्प्यूट हुआ था और हाई कोर्ट ने कहा है कि गलत तरीके से जीती हैं, तो ठीक है, उनके पास जो वोट करने का अधिकार है वो नहीं रहेगा। कौन सा वोट करने का अधिकार? जब भी कोई बिल पेश करते हैं पार्लियामेंट में, सब लोग वोट करते हैं ना, पार्लियामेंटेरियंस, सिंपल मेजॉरिटी से या स्पेशल मेजॉरिटी से। तो कहा जब भी कोई बिल पेश होगा आप वोट नहीं करेंगे मैडम, ठीक है। और अगर आप एमपी नहीं भी हैं लोकसभा की, बाद में मान लो रिजाइन कर भी दे, तो बाद में क्या होगा, राज्यसभा से एमपी बन जाएंगी। लेकिन पीएम आप बनी रहेंगी, लेकिन वोट करने का अधिकार तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप दोबारा से फुल फ्लेज एमपी ना बन पाए, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ही तो अधिकार होता है वोट करने का बिल पे। तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है आप एमपी फुल फ्लेज नहीं हैं, इस केस में वोट आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन आप पीएम देश की बनी रहेंगी। ये तो मैडम ने पोजीशन सिक्योर कर ली। इसको देखकर बाकी लोगों ने और प्रोटेस्ट करना शुरू किया मैम के खिलाफ, जो बाकी के नेता लोग थे, अपोजिशन जो था, विपक्ष जो था। अब मैडम ने क्या किया कि ये सब जो प्रोटेस्ट मेरे खिलाफ लोग कर रहे हैं ये क्या है, ये है इंटरनल डिस्टर्बेंस, यही बोला इन्होंने, आंतरिक गड़बड़ी बोल के, इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल कर देश में क्या लगा दिया इन्होंने? हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद तब हमारे प्रेसिडेंट ने कहा अरे फखरू लगा दो देश में क्या। हाँ, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगाने के लिए कोई भी लिखित परमिशन की आवश्यकता नहीं थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी पूछने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे पीएम बस एक बार एडवाइस दे दे किसको, प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट लगा सकता था। वो भी कैसे, अपने अकॉर्डिंग अनिश्चितकाल के लिए लगा सकता था। अब तो ये सब चीज़ चेंज कर दी गई है। अब एट मैक्स, हाँ, जब प्रेसिडेंट साहब लगाते हैं तो सिर्फ 1 महीने की लग सकती है आपातकाल। उसके बाद अगर उसको एक्सटेंड करना है और 1 महीने से ज़्यादा, तो एक बिल पेश करना पड़ेगा, बताया था मैंने आप लोग को। हाँ, उसको स्पेशल मेजॉरिटी पास करना पड़ेगा, उसके बाद 6 महीने तक लगेगा सिर्फ। फिर 6 महीने बाद अगर और लगाना है तो फिर से एक बिल पेश करना पड़ेगा,
फिर इसको विशेष बहुमत से पास कराना पड़ेगा और फिर 6 महीने तक और, तो 6 महीने करके जितना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन एट अ स्ट्रेस सिर्फ 6 मंथ्स होगा। और जब स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर करते तो वो भी सिर्फ कितने समय के लिए, 1 मंथ, वो भी तब जब उनको रिटर्न में रिकमेंडेशन मिले, किससे, सिर्फ पीएम से नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, कैबिनेट से मिले। वहाँ तो सिर्फ मैडम गांधी ने अकेले अपने दम पे देश में क्या लगवा दिया था। हाँ, तो बाद में जब जनता दल पार्टी मोरारजी देसाई की पावर में आई, उन्होंने पहला काम यही किया, कहा कि ये जो सारे चेंजेस मैडम ने कर रखे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस हटाओ इसे। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब कोई भी किसी के खिलाफ कभी प्रोटेस्ट करेगा तो तुम उसको डिस्टर्बेंस मान लोगे। ये वर्ड ही डिलीट कर दिया गया, अमेंडमेंट किया गया, वर्ड डिलीट किया गया, एक नया वर्ड डाल दिया, आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। कहा सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं, अगर देश में जो लोग हैं हथियारों के साथ उतर जाए ज़मीन पे और जो सरकार है या जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट को टारगेट करें, तो आप देश में क्या लगा सकते हैं, इंटरनल इमरजेंसी। सिर्फ प्रोटेस्ट के नाम पे आप डिस्टर्बेंस नहीं मान सकते इसको। तो आर्म रेबेलियन मतलब मान लो अगर नक्सलवाद जो है हथियारों के साथ निकल पड़े दिल्ली की ओर, तो देश में सीधे क्या लग जाएगा, इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐसे ही अनशन वंशन करने से, कैंडल मार्च करने से, डिस्टर्बेंस बोल के आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ को हटा दिए। ठीक है, और इसी इमरजेंसी के समय सारे जो मैडम ने जब इमरजेंसी लगाई तो देश के जितने भी नेता थे, लीडर्स थे, उन सबको मैडम ने क्या कर दिया, डलवा दिया जेल के अंदर। और उसी के साथ साथ जब सब लोग, पूरा अपोजिशन जेल में है, मैक्सिमम एमपीज जेल में हैं, उस समय मैडम ने क्या पास करवा दिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो आप लोग पढ़ते हैं, 42वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें प्रियम्बल को अमेंड किया, फंडामेंटल ड्यूटी डाली, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई, सारे चेंजेस इसमें किए गए। मैक्सिमम लोग तो जेल में थे, मैडम ने काम कर दिया, लेकिन मेजॉरिटी इनके पास थी। ठीक है ना। मैडम के बारे में जितना पढ़ोगे एक ही चीज़ होगी, सिर्फ क्या, डरोगे बस उनसे, डर लगता है। ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं, जाके कभी पढ़िए, रिस्पेक्ट मन में आएगी, लेकिन कैसे आएगी, डर के। यूएस भी आगे जाके डरना शुरू हो गया था मैडम से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो इमरजेंसी के बाद फाइनली जब इलेक्शंस हुए तो तब तक मैडम गांधी की जो एक देश में एक एक अच्छी छवि थी वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि इंटरनल इमरजेंसी के नाम पे पुलिस ने किसी को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैडम की जो एक फेम थी देश में वो कम होना शुरू हुई, और दोबारा इलेक्शंस हुए तो इंदिरा गांधी इलेक्शन में हार गई, मोरारजी देसाई बन गए देश के नए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बहुत दिन तक मैडम ने चलने नहीं दिया इनको। ठीक है ना, पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह हुई, तो ये जितने दिन तक रहे इन्होंने भी लगभग वही फॉरेन पॉलिसी अपनाई जो फॉरेन पॉलिसी चल रही थी इंदिरा गांधी की। ठीक है, और उसी के बाद कुछ इंटरनल पार्टी डिस्टर्बेंसेस, जैसे आजकल नहीं करते हैं अमित शाह जी, किसी पार्टी को गिरा के अपना सीएम पीएम बनवा लेते हैं। ठीक है ना, तो वही काम उस ज़माने में कुछ इंटरनल पार्टी डिस्टर्बेंसेस हुए, मोरारजी देसाई की सरकार दोबारा गिर गई, और उसके बाद फिर से 1980 में इनको रिप्लेस कर दिया किसने, इंदिरा गांधी ने। फिर से ये वापस आई, सेकंड फेज शुरू हुआ इनका। अब 1980 से लेकर 1984 तक ये रहेंगी, क्योंकि 1984 में इनको उड़ा दिया जाएगा। सिख राइट्स ना होगा ना, इनके बॉडीगार्ड ने इनको उड़ा दिया था, कई राउंड फायर मारे थे। क्या 200 राउंड मारती थी? अच्छा, हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ, मैडम का जो डिकेट था वो बहुत ज़्यादा अलग अलग वॉर, जब तक लड़ाइयाँ ना उनको मज़ा नहीं आती थी, बेसिकली आदत हो जाती ना। तो आने के बाद दोबारा ब्लू स्टार भी करवाया इन्होंने। तो जब तक देश में कुछ हर जगह टैंक वैंक ना घूमते रहे, इनको पसंद नहीं आता था। तो अब जैसे मैडम पावर में आई, अब दोबारा एक नया प्रॉब्लम आ गया, अफ़गानिस्तान। क्योंकि याद करिए 1979 में, ये 1918 पावर में आई हैं दोबारा। इससे पहले कुछ समय के लिए कौन थे, 3-4 साल के लिए मोरारजी देसाई थे। अब जैसे 1979 में ये पावर में आई, 80 में पावर में आई, उससे ठीक 1 साल पहले ही प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी अफ़गानिस्तान में। अगर आपको प्रॉक्सी वॉर्स याद आ रहा हो, जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था कि अफ़गानिस्तान में भी क्या हुआ था, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, पीडीपीए वगैरह, उसने वहाँ पर एक कूप किया और अफ़गानिस्तान में एक नई गवर्नमेंट बना ली। वहाँ के पुराने शासक को ओवरथ्रो कर दिया, उसको मरवा दिया, और ये जो नई गवर्नमेंट बनी ये प्रो सोवियत बन गई, मतलब कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट बन गई, सोवियत को सपोर्ट करना शुरू कर दी। और जब प्रो सोवियत गवर्नमेंट बनना शुरू हो गई तो कौन घबराना शुरू हो गया वहाँ पर,
यूएसए। यूएसए ने क्या किया, अब अफ़गानिस्तान से पीछे वाले जो एरिया थे, कौन, पाकिस्तान वगैरह, वापस यहाँ पे इनको और पैसा और सप्लाई देना शुरू कर दिया। यहीं से अलकायदा, तालिबान, ये सब राइज होना शुरू हुआ। तो आइए देखते हैं कि अब मैडम जब दोबारा आती हैं उनके सामने और कौन सा नया युद्ध खड़ा है। मैडम के आते ही देश में क्या हुआ, विश्व में क्या हुआ, अफगान क्राइसिस। अफगान क्राइसिस ड्यूरिंग इंदिरा। तो in 1979 on the invitation of Kabul, Soviets had invaded Afghanistan। क्योंकि जो सरकार बन गई थी अफगानिस्तान में वो कैसे बन गई थी, प्रो सोवियत। उसको काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान प्रॉक्सी वॉर याद आ रहा है आप लोगों को, क्या याद आ रहा है? मैंने बताया था अफगानिस्तान में जब ये प्रो सोवियत गवर्नमेंट बन गई थी तो जो अफगानिस्तान के अर्बन एरियाज थे वो तो इनके साथ थे, लेकिन जो रूरल एरियाज थे वहाँ अभी भी हाँ कट्टरवाद लोग थे, ट्रेडिशनल लोग थे, फंडामेंटलिस्ट सोच वहाँ चलती थी। लेकिन जो नई सोवियत गवर्नमेंट बन गई थी 1979 में, वो कैसी थी, फ्री फॉरवर्ड थी। उसने कहा जो विमेन हैं उनको हर तरह के पढ़ाई, काम काज, वर्किंग अलाउड रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके विरोध में जो बाकी गांव के लोग थे, ग्रामीण क्षेत्र जो यहाँ के थे अफगानिस्तान में, उन्होंने विरोध किया कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा, जो काम हम लोग कर सकते हैं मेल्स, वो काम विमेन को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गांव वाला एरिया था वो विरोध करना शुरू कर दिया, किसके खिलाफ, अर्बन एरिया के थ्रू। अब यहाँ पे हेल्प लेने के लिए जो गवर्नमेंट थी उसने किसको बुला लिया, सोवियत को कहा आइए अपनी आर्मी का हमारे पास हेल्प करने के लिए। सोवियत आई, यूएसएसआर ने भेज दिया अपनी आर्मी, कहाँ पर, अफगानिस्तान में। अब फटाक से इस बात को यूएस समझ गया कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरा अफगानिस्तान कम्युनिस्ट कंट्री बन के आगे रह जाएगा और इससे हमें खतरा होगा। तो अब यहाँ पर यूएस ने हेल्प मतलब पैसा और हथियार देना किसको शुरू कर दिए, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक बॉर्डरिंग कंट्री बगल में ही है किसके, अफगानिस्तान के, ठीक है। यूएसए began to use Pakistan as a front line state to support and arm elements to weaken Soviet presence in Afghanistan। तो यहाँ पे पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करना शुरू किया किसने, यूएस ने। पाकिस्तान को खूब पैसा दिया, हथियार दिए और कहा कि जो लोग अफगानिस्तान से भाग कर आपके यहाँ आ रहे हैं उनको परेशान, उनको ट्रेन करिए, उनको हथियार दीजिए ताकि ये लोग वहाँ जाएं और लड़ सकें, और जो सोवियत प्रेजेंस है अफगानिस्तान में वो कमज़ोर हो जाए, सोवियत प्रेजेंस वहाँ से हट जाए, यूएसएसआर वहाँ से तक ही चला जाए। तो जब ये काम पाकिस्तान कर रहा था तो बेसिकली पाकिस्तान में ये काम जो यूएस करवा रहा था, यूएसए वॉज फाइनेंसिंग टेररिज्म। टेरर फाइनेंसिंग कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो टेरर फाइनेंसिंग का काम ये चल रहा था यहाँ पर। सच एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय द यूएसए एंड नर्चर्ड बाय पाकिस्तान। भाई पैसा किसका था, यूएस का, और ट्रेनिंग किसने दी उन सबको, एमर्ज इन द फॉर्म ऑफ अलकायदा एंड तालिबान। तो ये बनवाया किसने, यूएस ने, किसको काउंटर करने के लिए, सोवियत को। लेकिन देश में या वर्ल्ड में अब क्या बन गए, बड़े बड़े कुछ ऐसे संगठन, आतंकवादी ग्रुप्स जो हर जगह अटैक करना शुरू कर दिए। लेकिन इसका रचयिता कौन था, कहीं ना कहीं यूएस। पाकिस्तान तो एक मोहरा बन के सामने आया बस, ठीक है। दिस पीरियड सॉ द बर्थ ऑफ अलकायदा टू टारगेट द कम्युनिस्ट फ्रंट इन अफगानिस्तान। तो अब अलकायदा को बनाया किसने, ट्रेन करके, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने, पीछे से हेल्प किसने दिया, यूएस ने। किसको टारगेट करने के लिए, कम्युनिस्ट ब्लॉक को, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को जो कहाँ बन गई थी, अफगानिस्तान में। इंडिया ने इस समय क्या किया, इंडिया मेंटेन्ड न्यूट्रलिटी, ठीक है। इंडिया नाइदर कंडेम्ड सोवियत इन्वेजन नॉट सपोर्टेड इट। मतलब जब सोवियत यूएसएसआर ने ब्रीच किया था अफगानिस्तान में, अपनी आर्मी भेज दिया था, उस समय इंडिया एकदम शांत था, क्योंकि हमने वैसे भी उनसे फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर रखी थी, ठीक है। तो हमने ना ही इस बात को बुरा भला बोला कि क्यों सोवियत गया अफगानिस्तान। दो ये काम हमने वहाँ किया था, कहाँ पर, वियतनाम में। जब यूएस ने ऐसे ही आक्रमण किया था, अपनी आर्मी भेजी थी, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, उनको क्रिटिसाइज़ किया था। पर यहाँ पे हम शांत थे, हम ना ही सपोर्ट किए इस बात को और ना ही इसकी हमने निंदा करी, ठीक है।
ठीक है, तो हमने सोवियत का ना ही सपोर्ट किया और ना ही उसके अगेंस्ट कुछ बोला, लेकिन जो हम यहाँ पे शांत रह गए, हमने कुछ नहीं बोला, इस बात को यूएस ने क्या समझा? यूएस asserted that non-condemnation by India is a sign of Indian support to the Soviet policy। हमने जो निंदा नहीं करी है किसकी? सोवियत की, इनडायरेक्टली हम सोवियत का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे अभी भी देखिए ना, रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, हम कुछ कहते हैं क्या? शांति तो है, हम सपोर्ट भी नहीं करते उस चीज़ का, उसके खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वही काम हमने यहाँ किया। तो यूएस ने क्या कहा कि आप फुल फ्लैश सपोर्ट किसा करते हैं? सोवियत का। ठीक है, लेकिन एट दिस टाइम व्हाट इंडिया डिड, इंडिया स्टूड अपराइट एंड बेस्ड इट्स पॉलिसी ऑन मेरिट ऑफ द सिचुएशन। हमने कहा देखिए ऐसा हम वही काम करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, वॉट एवर इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो इंदिरा गांधी सस्टेन अ प्रोलॉन्ग डायलॉग विद द यूएस। इंदिरा गांधी ने एक अच्छा काम किया कि इस समय डायलॉग को छोड़ा नहीं, मतलब जो बातचीत हो रही है, जो डिप्लोमेटिक मिशन हो रहे हैं, उसको छोड़ा नहीं। कहा कि नहीं, हम यूएस से संबंध अच्छे बना के रखेंगे और उसके साथ साथ यूएसएसआर से भी संबंध अच्छे बना के रखेंगे। मतलब वही काम किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला कि अगर हमें आपसे फ़ायदा है, अगर किसी डिफेंस डील में या एग्रीकल्चर डील में या किसी भी डील में अगर हमें यूएस से फ़ायदा है तो हम वो डील करेंगे, जिसमें हमें यूएसएसआर से फ़ायदा है तो हम वहाँ कर लेंगे। मतलब वही काम करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। And maintain the economic dimension of their bilateral democracy. So basically what Indira Gandhi did, Indira Gandhi restored the same hallmark of IFP, that is to follow India's basic interest without sacrificing India's strategic autonomy। और यही तो देखिए फॉरेन पॉलिसी होती है, देश वही काम करे जिसमें वो खुल के सारे फैसले ले पाए, सॉवरेनिटी अपनी बना रख सके, और उसके साथ साथ वही काम करे जो उसके राष्ट्रीय हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है। ठीक, अब ये एक रिप्रेजेंटेशन है जहां आप ये देख सकते हैं कि इधर नेहरू जी का कार्यकाल के बारे में है, ठीक है, ये, और इधर इंदिरा गांधी, और इधर है चेंजिंग सिक्योरिटी डायनेमिक्स, मतलब समय के साथ आईएफपी में इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव दोनों ने किए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा में कुछ चेंजेस आए। तो सबसे पहला काम नेहरू जी ने क्या किया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया, आगे लेकर आए। इन्होंने कहा कि हमें बात करनी है मॉरल गुडनेस की। बेसिकली ही वॉज एन आइडियलिस्ट पर्सन, आइडियल चीज़ों को मानते थे कि हमें लड़ाई नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, एग्रेशन नहीं करना है, कोवर्शन का फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, रियल कंडीशन को कहीं ना कहीं वो दरकिनार कर देते थे। ऑब्वियसली बात है, किसी पर पावर है तो पावर का प्रोजेक्शन करेगा ना, शक्ति का प्रदर्शन करेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को आगे लेकर चलते थे। कहते कोई बात नहीं, पावर है फिर भी आप प्रोजेक्ट ना करें, आइडल कंडीशन करें, एग्रेशन ना करें। इसका मतलब ये आइडलिज्म को फॉलो करते थे। और इनका मेन फोकस स्टार्टिंग में क्या था, इकोनॉमी पे था। याद करिए, इन्होंने इकोनॉमी बूस्ट करने का काम किया, मिलिट्री को बूस्ट करने का काम बाद में किया। और इसके अगेंस्ट थाईलैंड जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश क्या कर रहे थे, अपने यहाँ मिलिट्री को बूस्ट कर रहे थे। लेकिन इनका इंटेंट क्या था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पहले दूर किया जाए, इंडिया को एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में बाहर बनाया जाए, आगे लेकर आया जाए। लेकिन धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, जैसे कि 1962 वाली इंडो चाइना वॉर। ठीक है, तो उस समय तक हमारी आर्मी उतनी ज़्यादा एप्ट नहीं थी, उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारे पास नहीं था, क्योंकि मेजर अटेंशन प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर की तरफ दिया जा रहा था, ना कि आर्मी को बूस्ट करने के लिए। तो इंडो चाइना वॉर में क्लाइमेट कंडीशंस की भी प्रॉब्लम थी, और उसके साथ साथ हम भी आउट नंबर्ड हो गए, और हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट उस समय तक नहीं था। पाकिस्तान के साथ इनकी पॉलिसी कैसी रही, बातचीत की रही, डायलॉग की रही। ठीक है, उसके साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम इनके दिमाग में था, लेकिन कभी भी इन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कराई, मतलब कभी कोई एक्सप्लोजन करा के चेक नहीं किया कि हाँ फिजन रिएक्शन कैसे काम कर रहा है। कोई भी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तक इन्होंने नहीं कराया। ठीक है, फुल फ्लैश डिसआर्ममेंट वाला काम इन्होंने किया है। डिसआर्ममेंट मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? हाँ, आर्म्स के यूज़ को धीरे धीरे कम कर देना और ख़त्म कर देना, बाद में जाके डिसआर्म कर देना। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ, शार्पनेस एंड अलर्टनेस विद एग्रेशन। ये बहुत ज़्यादा नॉन अलाइंड जैसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अहिंसा वाली सोच इनके पास नहीं थी। इनका मेन काम क्या था कि हम हर कंट्री से इंगेज होंगे, लेकिन किस तरह से, इक्वालिटी के दम पे। मतलब कोई भी कंट्री हमें अपना सबॉर्डिनेट नहीं समझेगा, ना हमें दबाने की कोशिश करेगा, हम उसके समक्ष इक्वल बन के ही रहेंगे।
फोकस इनका मिलिट्री पे भी था, इकोनॉमी पे भी था, क्योंकि बाद में इन्होंने प्रोग्राम भी चलाया था गरीबी हटाओ, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। ये एक इलेक्शन कैंपेन था जिसमें लोग कह रहे थे कि इंदिरा हटाओ, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी ने कहा कि वो कहते हैं कि इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ कि गरीबी हटाओ, तो ये स्लोगन वहाँ से फेमस होना शुरू हो गया, ठीक है। तो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इन्होंने काफ़ी लॉन्च किया अपने समय पे, और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाने का प्रयास किया। याद करिए उस समय फूड इनसिक्योरिटी देश में थी, तभी यूएस गई थी इंदिरा गांधी डील साइन करने, लेकिन वहाँ बोला गया कि आपको फूड कंसाइनमेंट्स तभी मिलेंगे, फूड क्रॉप्स तभी मिलेंगे जब आप जो वियतनाम में हम कुछ कर रहे हैं आप उसको क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दें। तो हमने कहा नहीं, हम क्रिटिसाइज़ तब भी करेंगे, और उसके बाद हमने आकर अपने यहाँ एग्रीकल्चर को बूस्ट करना शुरू किया, सेल्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना शुरू किया। पाकिस्तान के साथ हमारे साथ क्या था, यहाँ से डायलॉग चल रहा था, यहाँ पर क्या था, एग्रेशन लेड डायलॉग। मैडम पहले कुछ काम करती थी, उसके बाद डायलॉग करती थी। जैसे आपने देखा 71 ने पहले वॉर कर लिया, फिर खुद ही कहा युद्ध विराम, और क्या बुला लिया, शिमला डिक्लेरेशन। पहले क्या था, वॉर होने के बाद कोई और बीच में इंटरप्ट कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि 1965 वाली जो वॉर थी, तो सोवियत ने हमको इनवाइट किया कि ताशकंद आइए, वॉर को रोकिए। यहाँ मैडम खुद ही सब करके, खुद ही सब कुछ करके, एक पैक्ट साइन करके, ट्रीटी करके वॉर को ख़त्म भी कर दी, ठीक। अपने ज़माने में इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, ठीक है। इसको हम कहते हैं पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और कहा इसको हम सिविल पर्पस इस्तेमाल करेंगे। सिविल मतलब एनर्जी हार्नेस करेंगे, तो बिजली वगैरह बनाएंगे, इसको हम मिलिट्री पर्पस से इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो चाहती तो एक स्टेप आगे जाके इंडिया को एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर देती। न्यूक्लियर स्टेट मतलब हमारे पास अब वेपन ग्रेड जो हम यूज़ करेंगे वेपन, उसमें भी हमारे पास क्या रहेगा, न्यूक्लियर पावर रहेगा। वो उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडिया ने बाद में जाकर जो पोखरण 2 हुआ 1998 में, याद आ रहा है, अटल जी के समय की बात है, ठीक है। उस समय दोबारा एक न्यूक्लियर टेस्ट किया और फिर अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किया, घोषित किया। चाहते तो हम 1974 में भी हो जाते, लेकिन 1998 में आके हुए हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि इंदिरा गांधी जो है वॉर वगैरह में न्यूक्लियर के यूज़ के अगेंस्ट थी, जैसे कि उनके फादर भी थे, ठीक है। सोवियत के साथ रिश्ते इनके कैसे रहे। अब आपको कुछ चीज़ें पता होंगी कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश में कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतें थीं, राजा लोग थे, नवाब लोग थे, और उनको इंटीग्रेट किया गया। मतलब कहा कि अब आप अपना राष्ट्र पार्ट त्याग दीजिए और आपका जो राज्य है वो इंडिया का पार्ट बनेगा, एक स्टेट या सिटी बन के या डिस्ट्रिक्ट बनकर रहेगा हमारे यहाँ। अब राजा अपना अगर राज पार्ट त्याग देगा तो राजा की सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, टैक्स कलेक्शन। राजा कोई काम करता है क्या, उसका काम क्या है, अपने एम्पायर को गवर्न करना, मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, उसको चलाने के लिए लोगों से, प्रजा से टैक्स लेना। लेकिन एक कंट्री में टैक्स लेने का अधिकार किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में। मतलब अब ये अधिकार हम अपने राजाओं को तो दे सकते हैं नहीं, लेकिन अगर आप अचानक से उनको सब कुछ उनसे छीन लेंगे तो बाद में क्या कर सकते हैं, वो विद्रोह, रिबेलियन। तो अब यहाँ पे काम था कि पीसफुल यूनिफिकेशन कराया जाए। यूनिफिकेशन समझते हैं आप क्या, जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको एक साथ एकीकृत करके एक कंट्री का रूप दिया जाए, इंडिया का रूप दिया जाए, ठीक है। तो कई सारे प्रिंसली स्टेट्स हमारे यहाँ थे, लगभग 552 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में जुड़े, बाकी की 13 चले गए, पाकिस्तान में जुड़ गए, ठीक है। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्होंने इनको खुश करने के लिए, कह सकते हैं आप, इनको अपील करने के लिए कि आप खुशी खुशी इंडिया में जुड़िए, इनको एक प्रीवी पर्स दिया गया। प्रीवी पर्स समझते हो, पैसा काइंड ऑफ पेंशन मान सकते हैं आप, कि एक जो राज परिवार है, जो रॉयल फैमिली के जो खर्चे होंगे, तो उनको एक एनुअल पेमेंट दिया जाएगा कि आप अपने खर्चे जो भी करते हैं उसके लिए हम आपको एक हैंडसम अमाउंट दे रहे हैं पर्स के रूप में। इसको हम कहते हैं प्रीवी पर्स। तो प्रीवी पर्स वॉज अ काइंड ऑफ पेमेंट गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स व्हेन दे एग्रीड टू यूनाइट देयर एरियाज विद इंडिया। मतलब जो नवाब, जो राजा ने कहा ठीक है अब हम इंडिया का पार्ट बनते हैं, तो उस राजा, उस नवाब को हमने क्या देना शुरू किया, सरकार ने कुछ पैसा पर एनम, ये लीजिए, इससे अपना खर्चा चलाइए। क्योंकि राज परिवार के खर्चे बेटा बहुत होते हैं ना, वो हमारे आपकी तरह नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहेंगे, वो स्टार्टिंग से ही
एक लेविश लाइफ जी रहे हैं, उनके खर्चे उस तरह के हैं, तो खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे? और अगर पैसे आप नहीं दोगे उनको तो कहीं ना कहीं वो रेबेलियन कर सकते हैं। प्रजा अभी भी उनके कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में रहती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या दिया गया था सबको? प्रिवी पर्स। लेकिन मैडम ने अपने ज़माने में प्रिवी पर्स को क्या किया? एबॉलिश कर दिया, इसका उन्मूलन कर दिया, इसको बंद कर दिया, ठीक है। मैडम ने इसके साथ साथ बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसके साथ साथ सोशलिस्ट पैटर्न पे सोसाइटी को बनाया। याद आया? सोशलिस्ट वर्ड इसी समय इंटर कराया गया था। ये वर्ड पहले से हमारे प्रियम्बल में नहीं था। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? क्या होता है बेटा? सोशलिस्ट वर्ड का मतलब सिर्फ क्या है? दोनों कहीं ना कहीं हो, कह सकते हैं आप इस तरह थोड़ा, ठीक है। लेकिन इसमें मेन ध्यान रहता है इन दो चीज़ों पे। एक होता है सोशल इक्वालिटी। भाई जब कोई कहे समाजवादी का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, तो पहला मतलब क्या है? सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी। दूसरा मतलब क्या है? आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी मतलब समाज में कोई भी भेदभाव, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, आर्टिकल 15 वगैरह देखते हैं आप, ठीक है। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब कहीं ना कहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वगैरह, ठीक है। जो भी समाज में रिसोर्सेज हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, उसको समान रूप से सब में बांटा जाएगा। तो मैडम को लगा कि अगर सब कुछ प्राइवेट रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में रहेगा, तो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कॉरपोरेशन या और प्राइवेट बैंक्स ये सिर्फ एक चीज़ के लिए काम करते हैं, वो क्या है? प्रॉफिट। इनका वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का काम क्या है? वेलफेयर करना। वेलफेयर करने के लिए, ये इकोनॉमिक क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैडम ने क्या कहा? बैंक देखा तुम हमारे हो जाओगे, आओ। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वगैरह सब लगाया गया कि इतना पैसा आपको एग्रीकल्चर में ही देना है, इतना इस चीज़ में देना है, इतना इस चीज़ में देना है। वरना बैंक अपने अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो बैंक्स उसी को लेंड करेंगे पैसा जो उनको क्या दे सके? ज़्यादा इंटरेस्ट। फार्मर्स को कोई बैंक लोन देना चाहेगा क्या? उनको पता है तो डिफॉल्टर बन जाएंगे, दे ही नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हो? तुम कर्ज कभी उसको देना नहीं चाहोगे जो तुमको लगता है कभी लौटा नहीं पाएगा। अभी भी आप लोन लेते हो तो पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं, क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। घर में आपके किसी ने लोन लिया को देखा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है। आपने पहले लोन दिया तो कभी आपका चेक बाउंस तो नहीं होता है, क्या आप समय पैसा लौटा पाते हैं कि नहीं लौटा पाते, तभी आपको लोन सैंक्शन करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया एक झटके में मैडम ने, नेशनलाइज कर दिया। कहा ये चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में लगेगी, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग लोगों का वेलफेयर करने के लिए पॉलिसीज़ बना पाएगी इन चीज़ों के थ्रू। तो जैसे ही इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज करना शुरू किया चीज़ों को, इन चीज़ों को कट करना शुरू किया और पैसा जनता के ऊपर अपने अकॉर्डिंग खर्च करना शुरू किया, कहीं ना कहीं मैडम किसके पास आना शुरू हो गई? कम्युनिज्म के। उन्होंने कम्युनिज्म वर्ड डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने बीच का रास्ता ले लिया। क्या था वर्ड? वो सोशलिज्म, ठीक है ना। अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करके देखें, दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे क्या हैं? एक तरफ कैपिटलिज्म है, एक तरफ क्या है? एक्सट्रीम एंड पे कम्युनिज्म है। कैपिटलिज्म मतलब सब कुछ क्या होगा? किसके हाथ में? प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होगा, निजी संपत्ति होगी, ठीक है ना। डिमांड सप्लाई से काम चलेगा। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ कौन डिसाइड करेगा? डिमांड और सप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनना है, कैसे बनना है, कितना बनना है, किस चीज़ के लिए बनना है, वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। हमने कई बार क्या किया, हमने कहा हम सोशलिस्ट रहेंगे, हम सबको बराबर मौका देंगे। सोशल इक्वालिटी के नाम पे ये भी रहेगा कि जो व्यक्ति जो काम करना चाहता है, हमारे यहाँ फ्रीडम है ना उसके लिए। आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन देता है, आप कोई भी ऑक्यूपेशन बिजनेस वगैरह कर सकते हैं ना। तो आपके पास अधिकार है ना कि आप अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, ये तो हमने दे ही रखा है। तो ये अधिकार दे रखा है, इसीलिए हम एक फुल फ्लेज कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। जो कि अगर कम्युनिस्ट कंट्री होती सब कुछ क्या होता है? सरकारी। अब तुम कहते हैं मुझे कंपनी खोलनी है तो तुम नहीं खोल पाते अपने नाम पे, गवर्नमेंट के पास रहता, उसका अधिकार गवर्नमेंट के पास रहता, ठीक है ना। तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा बीच में रहे, हमने कहा नहीं हम सोशलिज्म पे जाएंगे। गवर्नमेंट का मेन काम क्या होगा? ये करना, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें क्या होंगी? कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत
प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में भी रहेगी। लेकिन इस समय प्राइवेट प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही थी, वो क्या था, सुना होगा कुछ लोगों ने जो पढ़ रखे इकोनॉमी, लाइसेंस राज। एक लाइसेंस लेना पड़ता था कोई भी कंपनी खोलने के लिए, उसके लिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो कि अपने आप में बहुत टीडियस टास्क हो जाता था। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी खोलना और चलाना उस ज़माने में काफ़ी टीडियस टास्क था, डिफ़िकल्ट टास्क था, सब कुछ गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर रही थी। तो जैसे ही इंडिया ने ये सब काम करना शुरू किया, इससे सोवियत यूनियन इम्प्रेस हो गया, क्योंकि सोवियत यही चाहता था ना कि कोई भी चीज़, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहे। यहाँ पे मैडम ने मैक्सिमम चीज़ें नेशनलाइज कर दी थी, गवर्नमेंट के हाथ में ले लिया था। तो इससे हम और पास आ गए, घनिष्ठ मित्र बन गए किसके, सोवियत यूनियन के। ठीक, बाय 1970s द सोवियत यूनियन बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन गुड्स। समझे इस बात को, मतलब हमारा एक्सपोर्ट मैक्सिमम जो हो रहा था, वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट कहाँ जा रहा था, सोवियत यूनियन में जा रहा था। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ रही थी, फॉरेन करेंसी वगैरह आना शुरू हो रही थी। और उसके साथ साथ इंडिया की हेल्प भी किया सोवियत ने टू सेट अप हैवी इंडस्ट्रीज़, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़माने में फैक्ट्रीज़ वगैरह सेट करने के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को सेट करने में हेल्प किया किसने, खुद सोवियत यूनियन ने। और इसके साथ साथ हमें इन्होंने सप्लाई किया बाद में क्या, कुछ अच्छे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन्होंने ही दिया। ठीक है, और बाद में भी हमेशा हेल्प किया। आप देखिए स्पेस साइंस में भी जब राकेश शर्मा गए तो उनको रशियन कॉस्मोनॉट्स ने तो हेल्प किया था। ठीक है, अभी भी देखिए ना, मंगलयान क्या चल रहा है, कौन सा है वो, गगनयान। तो गगनयान की जो ट्रेनिंग हो रही है वो कौन करवा रहा है, रशिया ही तो करवा रहा है। ठीक है ना, रशिया ही तो पुराने ज़माने का क्या था, सोवियत यूनियन था। उस ज़माने में सोवियत यूनियन में कई कंट्रीज़ थी, लेकिन सबसे बड़ी कंट्री कौन था, रशिया ही था। ठीक है, और इसी के साथ साथ यूएसएसआर ने सपोर्ट किया इंडिया को किस मुद्दे पे, कश्मीर। यूनाइटेड नेशंस में जब जब कोई चीज़ इंडिया के अगेंस्ट स्टेप लेने की बात किया यूएस ने या ब्रिटेन वगैरह ने, तो उसको वीटो करके किनारे कर दिया किसने, सोवियत ने। ठीक है, बात अलग है, ये मैटर अब तक हल नहीं हो पाया, लेकिन सोवियत ने हमें हेल्प करी। 1971 में इंदिरा गांधी ने एक ट्रीटी साइन कर ली थी, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, एक संधि, ठीक है, एक मित्रता की संधि साइन कर ली थी। तो उन्होंने देखा होगा ना मूवी RRR, उसमें नहीं वो हाथ वाथ पकड़ लेते हैं ऐसे, वो क्या है, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी तो है, तो मेरी हेल्प करोगे मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो यहाँ भी एक 20 साल की दोस्ती की एक ट्रीटी साइन हो गई, पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की। ठीक है, तो इंडिया और सोवियत ने एक ट्रीटी साइन करी। इससे क्या हो गया, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन इन दोनों देशों के बीच में लीगल हो गया कि अब हर तरीके से ऑन पेपर ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इससे इनके म्यूचुअल रिलेशंस आपस में और अच्छे हो गए और अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए। तो इंडिया और सोवियत यूनियन के रिश्ते इंदिरा गांधी के समय अपने जनित पे थे, टॉप पे थे, हाइट पे थे। इसी के साथ साथ जब मैडम जी ने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया था पोखरण में, याद आ रहा है, हाँ, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में करवाया था, हर एक कंट्री ने हमारी निंदा करी थी। यूएस सबसे आगे था, ठीक है, लेकिन सिर्फ सोवियत ही था जिसने कुछ नहीं बोला, शांत रहा। जैसे अभी हम शांत रहते हैं रशिया के केस में, तो ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियर पावर कंट्रीज क्रिटिसाइज्ड इंडिया एक्सेप्ट सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन केप्ट स्टडी साइलेंस। ये साइलेंस इट वॉज इन अ वे एंड एंडोर्समेंट टू इंडियाज पोजीशन, मतलब कहीं ना कहीं ये चुप रहकर भी पीछे से इंडिया का समर्थन ही कर रहे थे। तो हर एक कंट्री ने इसको अपोज किया कि इंडिया ने क्यों न्यूक्लियर टेस्ट किया, लेकिन सोवियत शांत रहा, कुछ नहीं बोला। तो शांत रहना भी एक सपोर्ट करने जैसा ही हो जाता है। उसी के बाद शिमला एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, ये आपको याद आ रहा है 1971 में, ठीक है। इस वॉर में रशिया ने बहुत हेल्प की थी इंडिया की। कैसे, यूएसए को रोक दिया था बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि यूएसए ने अपनी एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप एक बहुत बड़ी भेज दिया था, ठीक है, और उसको बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया था किसने, सोवियत नेवी ने, ठीक है।
सोवियत यूनियन वेलकम मिसेस गांधी स्टैंड ऑन इंडियन ओशन बीइंग मेड अ जोन ऑफ पीस। अच्छा, लगातार जो हमारा इंडियन ओशन है, आप इंडियन ओशन को अगर मैप में देखें, आसपास कई सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है, और क्योंकि एक इंटरनेशनल वाटर्स है तो यहाँ पे किसी की भी नेवी आ सकती है, ड्रिल्स कर सकती है। कोल्ड वॉर के समय में यूएसए और नाटो कंट्रीज़ की जितनी भी ये नेवीज थी एक साथ मॉक ड्रिल इंडियन ओशन में भी करती थी, और में से कई नेवल वॉरशिप्स न्यूक्लियर लोडेड होती थी। मैडम चाहती थी कि इंडियन ओशन में क्या बना रहे, शांति बनी रहे, जोन ऑफ पीस वहाँ पर रहे, यहाँ पे कोई भी जो लड़ाई कोल्ड वॉर जैसी हो रही है इंडियन ओशन तक ना आने पाए, ठीक है। तो इस बात को कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन ने भी सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, इंडियन ओशन में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंडो सोवियत रिलेशंस वाज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड, ठीक है। तो सोवियत ने हमें कई सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स किए, नई नई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी दी, साइंस एंड टेक में हमें हेल्प करी, और उसके साथ व्यापार भी बहुत किया। आप देखिए हमारा बिगेस्ट एक्सपोर्टर जो था, जो हम एक्सपोर्ट जहाँ करते थे वो कौन था, सेकंड नंबर पे सोवियत ही था, ठीक है। हर तरह से सोवियत ने यहाँ पर कोऑपरेट किया। यूएस के साथ क्या रहा उसको देख लीजिए। तो इंदिरा गांधी की स्टार्टिंग फेज में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो उस समय यूएस से कोई खास रिश्ते हमारे अच्छे नहीं बन पा रहे थे, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ इंदिरा गांधी लीडरशिप, सेकेंड फेज कब होता है, सेकेंड फेज तब होता है जब वो हाँ इमरजेंसी के बाद जब जनता दल की गवर्नमेंट बनती है, कुछ दिनों बाद वो गिर जाती है और उसके बाद दोबारा से इंदिरा गांधी सरकार वापस आती है, तो वो होता है उनका सेकेंड फेज। तो 1980 से 84 तक उन्होंने अपना सेकेंड फेज किया। लेकिन स्टार्टिंग वाले एरा में रिलेशनशिप विद द यूएस डिटोरिएटेड, ठीक है। क्यों, हमारे संपर्क और संबंध अच्छे नहीं बन पाते यूएस से। रीज़न कहता है यूएस बार बार पाकिस्तान का कहीं ना कहीं क्लोज सपोर्ट दे रहा था, उसके साथ साथ चाइना भी इनका साथ दे रहा था। चाइना क्यों दे रहा था, क्योंकि चाइना उस समय एंटी इंडिया हो चुका था, क्योंकि हमने इंडो चाइना वॉर लड़ी ही थी और कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे थे किसके साथ, चाइना के साथ, जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो बांग्लादेश क्राइसिस के समय चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ दिया था और यूएस ने भी साथ दिया था। सेल ऑफ आर्म्स टू पाकिस्तान इन जनरल एंड ड्यू टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमेरिकन नेवल बेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाइना ने हथियार वगैरह बेचना शुरू कर दिया था पाकिस्तान को उस समय जब हमारा लड़ाई चल रहा था। उसके साथ साथ एक आइलैंड है, नाम सुना होगा आपने, डिएगो गार्सिया, ठीक है, इंडियन ओशन में यहीं कहीं आसपास इधर आपका क्या छोटा सा आइलैंड है डिएगो गार्सिया। ये आइलैंड पहले ब्रिटेन के कब्जे में था, इंग्लैंड के पास था, बाद में इंग्लैंड ने किसको दे दिया, इसको यूएस को दे दिया था, ठीक है। तो इंडियन ओशन में ये एक आइलैंड है, फिलहाल यूएस का ये एक बेस बना हुआ है, नेवी बेस है, आर्मी बेस है। तो यहाँ पर अमेरिका ने अपना एक नेवल बेस बना दिया था। अब क्योंकि ये आइलैंड इंडियन ओशन में था और यहाँ पर कौन था, यूएस था, इंदिरा गांधी ने लगातार आवाज़ उठाई कि इंडियन ओशन को आप फ्री रखें, किससे, फ्रॉम कोल्ड वॉर टैक्टिक्स, कि यूएसएसआर को ब्लॉक करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन का एक आइलैंड जो अपने नाम कर चुका था वहाँ पे बैठ के अपने बेस को बढ़ा रहा था, हथियारों को बड़ा कर रहा था। और इससे क्या होता, कल को इंडियन ओशन में जो शांति बनी हुई वो भी भंग हो जाती। मैडम लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, रिलेशनशिप हमारे यूएस से और ख़राब होना शुरू हो गई। मतलब कहीं कहीं हर जगह इंदिरा ने यूएस को क्रिटिसाइज़ ही किया, ठीक है। चाहे वो वियतनाम वाला इशू हो, वहाँ भी किया, फूड क्रॉप की जो इंपोर्ट डील थी वो भी कैंसिल हो गई थी। उसके साथ साथ इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया को भी लेकर लगातार इंदिरा ने अगेंस्ट में क्रिटिसाइज़ किया यूएस को। और यूएसए भी हमेशा हमारे अगेंस्ट था और सबसे ज़्यादा अगेंस्ट था ये तब जब हमने एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था 1974 में, ठीक है। तो ये जो आइलैंड था डिएगो गार्सिया वाला, यूएस यहाँ पे अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता था, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजिक आइलैंड बना दिया इसको। स्ट्रैटेजी मतलब ये नहीं कि टूरिस्ट आइलैंड रहेगा, कोई भी अगर घूमे फिरेगा यहाँ पर, ये एक आर्मी बेस बन गया बेसिकली, ठीक है। इसको एक स्ट्रॉन्ग नेवल बेस बना दिया गया। इट डेवलप्ड द नेवल बेस इन इंडियन ओशन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट इन एशिया, ताकि एशिया पे पकड़ अच्छी बनी रहे किसकी, यूएस की, ताकि कम्युनिज्म एशिया में और ज़्यादा स्प्रेड ना होने पाए और वहाँ से
डियागो गार्सिया से बैठे बैठे आराम से चेक कर सकता है ग्रोइंग रशियन पावर या यूएसएसआर पावर इन एशिया, ठीक है। तो इंडियन ओशन एरिया के आसपास दो बड़ी कंट्रीज थी जो यहाँ पे कम्युनिज्म था। एक था रशिया जो कि सोवियत का पार्ट था, एक था चाइना, और उसके साथ साथ वियतनाम में भी जहाँ फाइट हो रही थी वहाँ भी आधा वियतनाम में सोवियत गवर्नमेंट ही थी। और उसके साथ साथ आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे अफगानिस्तान में भी सोवियत गवर्नमेंट आ रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन रखने के लिए अपने पास इंडियन ओशन का एक आइलैंड जिसका नाम था डियागो गार्सिया, वो पहले ब्रिटेन के पास था। ब्रिटेन से किसने ले लिया? यूएस ने ले लिया। वहाँ अपना एक नेवी बेस बना दिया ताकि आराम से वहाँ बैठे बैठे यूएसएसआर की पावर को चेक किया जा सके। इस बात को देखकर इंडियन लगातार इसको क्या किया? अपोज किया और कहा कि ये जो दो सुपर पावर्स की राइवलरी चल रही है ये इंडियन ओशन तक ना आने पाए, वरना इंडियन ओशन के जितने भी आइलैंड्स हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग आर्मी बेस, नेवल बेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। टूरिज्म वगैरह तो छोड़िए, वहाँ हमेशा युद्ध जैसी स्थितियाँ बनी रहेंगी। और क्योंकि इंटरनेशनल वाटर, वहाँ से ट्रेड भी होता है, व्यापार भी होता है, उससे फर्क पड़ेगा। इसलिए लगातार इंदिरा गांधी ने आवाज़ उठाना शुरू किया इसके अगेंस्ट। और इससे ये भी लगा कि अगर लगातार आप डियागो गार्सिया में डेवलपमेंट करते रहेंगे अपनी आर्मी का, नेवी का, तो जो बाकी के साउथ एशियन रीजन्स हैं वहाँ भी टेंशन आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आपका लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ठीक है, जो कि सबका ट्रेड व्यापार कहीं ना कहीं इंडियन ओशन से ही होते हुए जा रहा है। स्टेट ऑफ मलक्का देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन जब दूसरे फेज़ में दोबारा से इंदिरा गांधी लीडरशिप में आई 1980s के दौर में, 80, 81, 82, 83 और 84, जब तक उनकी डेथ नहीं होगी तब तक सेकेंड वाले फेज़ में यूएस ने कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करी। एक समय था कि जब हमें लोन की ज़रूरत थी आईएमएफ से, ठीक है, तो आईएमएफ से लोन भी दिलवाया हमको यूएस ने। और इसके साथ साथ जो एक तारापुर न्यूक्लियर प्लांट इंदिरा गांधी सेटअप किया था, यहाँ पे पीसफुल न्यूक्लियर टेस्टिंग होगी टू हार्नेस द एनर्जी एंड कन्वर्ट न्यूक्लियर पावर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको भी यूरेनियम वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए हमें हेल्प किया काफ़ी हद तक यूएस ने। देयर वाज आल्सो एन इंक्रीज इन कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह भी धीरे धीरे होना शुरू हो गए इंडिया और यूएस के बीच में। तो ये था आपका ऑल अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग इंदिरा गांधी, ठीक है।